11:30 बजे तक। और अभी हम लोग 4-5 दिन जो है यूपीएससी, ईपीएफओ, एओईओ और एपीएफसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्लास नंबर 32 तक हम लोगों ने लगभग सिलेबस को कवर कर लिया है। अभी 3-4 दिन जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि हमने जो आपको पढ़ाया है उसके मदद से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको बन जाएंगे और कट ऑफ आसानी से निकल जाएगा। लेकिन वही हमने जो पढ़ा है उस पीडीएफ को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो थोड़ा मोड़ा चीज़ बचा हुआ भी है वो हम लोग धीरे धीरे करके जो है थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेंगे। मान के चलिए कि आपका सिलेबस 90-95% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस क्लास को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम राहुल बर्नवाल है, ठीक है। तो ये हमारा पास क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर जो है वो एओईओ जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में उसका क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको टेलीग्राम चैनल पे हम दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ईपीएफओ का पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और शुरू में आपको जो क्वेश्चन दिखेगा वो इंग्लिश का ही होगा, हर पेपर का जनरली यही पैटर्न है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, ठीक है। पिछले बार एक नया पैटर्न देखने को मिला कि 2023 में ये क्वेश्चन दिया है सेंटेंस को जंबल करने के लिए, ठीक है। मतलब एक टोटल 6 सेंटेंस है। एस वन दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है और सेकंड स्टेटमेंट दिया है। बाकी पी क्यू आर एस को अरेंज करना है। मतलब S2 कौन होगा, S3 कौन होगा, S4 कौन होगा और S5 कौन होगा। मतलब शुरू का स्टेटमेंट दिया हुआ है और लास्ट का स्टेटमेंट दिया हुआ है। बाकी 4 स्टेटमेंट को बीच में अरेंज करना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक नया पैटर्न था। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन इस पैटर्न से पूछे गए थे जो अभी तक नहीं पूछा गया था 2023 के पहले तक, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है और स्टेटमेंट 6 दिया है और टोटल मतलब 4 और स्टेटमेंट है। मतलब स्टेटमेंट 2 3 4 और 5 अरेंज करना है, ठीक है। तो और वो एक ऑर्डर में होगा, जैसे कि आपको स्कूल जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सुबह उठिएगा, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, ये होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सबसे पहले उठ के स्कूल चले गए फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। मतलब एक पैटर्न होगा। अगर आपको लिखा हो कि सुबह उठना, फिर नहाना, सबसे पहले उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, ठीक है। फिर उसके बाद नहाना और उसके बाद फिर स्कूल जाना, मतलब ब्रेकफास्ट करना, फिर स्कूल जाना, फिर वहाँ पे पढ़ाई करना, ऐसा होगा। ये एक पैटर्न है, ठीक। तो उसी तरह से इसमें एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि जियोलॉजिकल मैपिंग व्हेन प्रॉपरली डन डिमांड स्किल एंड जजमेंट। और जब भी हम जियोलॉजिकल मैपिंग करते हैं, जियोलॉजी को मैप करते हैं कि कौन सा पत्थर, पहाड़, पर्वत, नदी नाला कहाँ पे है, तो उसके लिए हमको स्किल और जजमेंट के बारे में होना चाहिए, पत्थर वत्थर के बारे में। इसके लिए स्किल भी होना चाहिए प्लस हमको फैसला भी लिया जाना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 6 बोल रहा है नथिंग इज मोर नेव देन टू बिलीव दैट ए फील्ड जियोलॉजिस्ट शुड गैदर ओनली फैक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ विच इज टू बी मेड एट ए लेटर डेट। बोल रहा है कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात होगा, या फिर नेव नेव मतलब होगा कि एक नौसिखुआ वाला बात होगा कि सबसे पहले जियोलॉजी जो है फैक्ट दिखेगा, उसके बाद इंटरप्रिटेशन को लास्ट डेट में अप्लाई करेगा। नहीं, ये इसका मतलब स्टेटमेंट 6 क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को खोज रहे हैं उसी समय उसको आप जो है इंटरप्रेट कीजिए चीज़ों को। क्या ये नहीं कि आप पूरा फैक्ट को गैदर कर लेंगे उसके बाद फिर आप अपने कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, ऐसा नहीं, साथ साथ आपको करना पड़ेगा। ये एक है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा। अगर स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि जियोलॉजिकल मैपिंग जो है प्रॉपरली अगर डन किया जाता है तो तब किया जाएगा जब स्किल और डेवलपमेंट चाहिए। तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब इसको फर्स्ट बोल रहा है while the field work progresses he should conceive as many interpretation as are consistent with the known fact। तो जैसे जैसे वो आगे फील्ड में चीज़ों को प्राप्त करता जाएगा फैक्ट को, वैसे वैसे उसको इंटरप्रेट भी करना चाहिए। ये पी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि एज द फील्ड वर्क प्रोग्रेसेस एंड द लेटर जियोलॉजिकल पिक्चर बिगिंस टू अनफोल्ड एक्सपीरियंस एंड जजमेंट आर essential if the geologist is to evaluate properly the vast number of fact gathered from thousand outcrops। बोला जैसे जैसे फील्ड का काम होता जाएगा तो एक लार्ज आपको जियोलॉजिकल पिक्चर दिखेगा, समझने में लगेगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी आपको होगा, जजमेंट भी आपको लेना पड़ेगा। अगर उसके पहले जियोलॉजिस्ट जो है पहले जो चीज़ उसको पास फैक्ट मिला है, ठीक है, ऐसे उससे अगर चीज़ों को मीनिंग निकाल लेता है तो एक बड़ा पिक्चर जो है वो देखने को आपको मिलेगा, चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। फिर बोला सच मैपिंग रिक्वायर्स कीन ऑब्जर्वेशन एंड ए नॉलेज ऑफ व्हाट डेटा आर सफिशिएंट। बोल रहा है कि अगर हम मैपिंग करते हैं तो आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा अच्छे से, और आपको नॉलेज भी प्राप्त करना पड़ेगा कि वो डेटा जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कितना है, उसका महत्व समझना पड़ेगा। फिर बोल रहा है एबव ऑल द फील्ड जियोलॉजिस्ट मस्ट यूज द मेथड ऑफ वर्किंग मल्टीपल हाइपोथेसिस टू डिड्यूस द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब बोल रहा है कि इन सबसे ऊपर जो फील्ड जियोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो वर्किंग मल्टीपल बहुत सारा जो थ्योरी है उसको कंबाइन करके एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के निष्कर्ष पे पहुंचेगा। ठीक है, आपको क्या पता चल रहा है? ठीक है, तो देखो अगर पहला बोल रहा है, देखो पहला स्टेटमेंट है कि जियोलॉजिकल मैपिंग के लिए स्किल चाहिए, तो देखो स्टेटमेंट आर क्या बोल रहा है कि तो ऐसे मैपिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि कीन ऑब्जर्वेशन होना और नॉलेज होना डेटा का। तो पहला तो ये हो गया, ठीक, राइट। उसके बाद बोल रहा है कि जैसे जैसे हम फील्ड पे आगे जाते जाएंगे तो एक्सपीरियंस के आधार पे और डेटा वेटा के आधार पे हम लोग कुछ ना कुछ गेन करेंगे, मतलब फैक्ट कलेक्ट करेंगे। फैक्ट कलेक्ट हो गया, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बताइए? फिर हमको बहुत सारा थ्योरी को यूज करके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जान जाएंगे। और जब ये स्ट्रक्चर को जान जाएंगे तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन को यूज करके उस फैक्ट का हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें ये जानिए कि सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में हम किसको रखेंगे। तो देखो अगर हम पांचों में देखें तो मतलब चारों स्टेटमेंट में, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो वो स्टेटमेंट होगा जो स्टेटमेंट वन के बाद होना चाहिए। तो स्टेटमेंट वन के बाद बोला कि जियोलॉजिकल मैपिंग तब अच्छा होता है, इसके लिए स्किल और जजमेंट चाहिए। इसका मतलब आपके अगर स्किल अच्छा है और जजमेंट फैसला ले रहे हो, तब आप जब मैपिंग को बढ़िया से कर पाओगे। ठीक है, तो दूसरा देखिए आर वाला स्टेटमेंट पढ़िए कि बोला इस मैपिंग के लिए आपको जरूरी है ऑब्जर्वेशन का। जब आप कोई चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तभी ना आपको उसको जजमेंट कर पाएंगे, ठीक है, और नॉलेज को यूज कर पाएंगे। मतलब आर जो होगा वो आप देखिए पी क्यू और एस में जो है वो थोड़ा पहले होना चाहिए, क्योंकि आर से ही पी लिंक है, क्यू लिंक है और एस लिंक है। इसका मतलब आर जो होगा वो पहले होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट में आपका आर सबसे फर्स्ट है, इस स्टेटमेंट में आपका आंसर निकल गया, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो पहला आर होगा, उसके बाद क्यू हो जाएगा, ठीक है, फिर एस हो जाएगा और फिर पी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आर क्यू एस पी। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? आर क्यू एस पी। ठीक है, सिंपल था। बस आपको देखना है कि पैटर्न को कौन सा फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है, बोल रहा है अंडर द colonial regime, basic infrastructure such as railway, port, water transport, post and telegraph did develop। बोला कॉलोनियल रूल में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट और ये सब टेलीग्राफ डेवलप हुआ। स्टेटमेंट सिक्स बोल रहा है नेचुरली देयर फॉर दिच एरिया रिमेन इनएक्सेसिबल टू द पीपल। बोल रहा है प्राकृतिक रूप से ये एरिया जो है वो इनएक्सेसिबल था लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो कॉलोनियल रूल में ये डेवलप हुआ, और स्टेटमेंट सिक्स बोल रहा है कि ये एरिया इनएक्सेसिबल था लोगों के लिए। इसका मतलब कॉलोनियल रूल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ वो अंग्रेजों ने यूज कर रहा होगा, तभी कॉमन लोगों के लिए वो नहीं सोचा। यही मतलब निकल रहा है मोटा मोटी उनको क्वेश्चन देख के, है ना? आप पढ़िए। तो स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सर फिर क्यों डेवलप किया, ये होगा, ये पर पढ़ेंगे हम, देखेंगे बोलेंगे पढ़ेंगे तो देयर ऑलवेज रिमेंड ऑन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पर रेनी सीजन के समय ऐसा रोड नहीं था जो हर मौसम में काम करे। ये पहला स्टेटमेंट बी बोल रहा है। फिर बोला रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वेयर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। बोला रोड जो भारत में था ब्रिटिश के आने के पहले, वो आम लोगों के लिए जो है वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए सूटेबल नहीं था। ठीक है, मतलब ब्रिटिश के आने के पहले। फिर बोल रहा हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट नेसेसरली टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटी टू द पीपल बट टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। बोल रहा रियल मोटिव जो रोड को डेवलपमेंट करने की या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के ब्रिटिश का था, वो लोगों को बेनिफिट करना नहीं था बल्कि अपना इंटरेस्ट को, अपना हित को जो है वो साधना था। ठीक, फिर बोल रहा द रोड दैट वेर बिल्ट प्राइमरली सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्राइविंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। बोल रहा रोड जो बनाए गए थे इसलिए गए थे क्योंकि सेना को उसको मोबिलाइज करना था, ठीक है, और रॉ मटेरियल को इंडिया से लेना था फिर और अपना सामान को बेचना था। अब देखिए जो स्टेटमेंट आर है दोस्तों, उससे स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है? आर बता रहा है कि रोड इसलिए डेवलप किया गया था कि कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, और फिर उसका एग्जाम्पल ये दिया गया, मतलब आर के बाद एस होना चाहिए। आपको भी ये लग रहा है? बताओ किसको किसको ये लग रहा है कि आर के बाद एस होना चाहिए? तो जो स्टेटमेंट में आर के बाद एस है उसको आप रखिए।
तो आर के बाद एस इस पे है और आर के बाद एस इस पे है, इस पे और इस पे नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा कट गया। क्लियर, राइट। इसका मतलब अब बताइए कि एस जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, मतलब S5 होगा, उसके बाद S6 होगा, या फिर एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी, बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम मोटा मोटी समझें कि बोल रहा है कि ब्रिटेन के आने के पहले भारत का जो रोल था वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए सूटेबल नहीं था। ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके बाद ये हम लिख सकते हैं कि दे हमेशा जो है वहाँ पे इंडिया में ऑल वेदर रोड का शॉर्टेज था रूरल एरिया में। ठीक है, ये हो गया, राइट। उसके बाद ब्रिटेन ने रोड तो बनाया, लेकिन उसका मोटिव ये था, इसीलिए वो आम लोगों के लिए सूटेबल नहीं था, मतलब एक्सेसिबल नहीं था, यही होगा। या फिर आप, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं, ऐसा सूट नहीं हो रहा है, तो आप जो है दूसरा ऑप्शन के थ्रू जाइए, इससे जाइए। पहला आप लीजिए आर, मतलब बोल रहा है कि इंडिया में जो रोड बनाया गया था वो ब्रिटेन के इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए बनाया गया था, ये बोल रहा है। फिर दूसरा बोल रहा है तो रोड जो था इंडिया में ब्रिटेन के समय, ब्रिटेन के आने के पहले वो खराब था मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। तो कोई सेट नहीं हो रहा है ना कि आर के बाद क्यू होगा। आपको क्या लग रहा है, आर के बाद एस ही होना चाहिए, आर के बाद क्यू कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। फिर आर के बाद क्यू, क्यू के बाद एस और एस के बाद पी, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें देखना है पैटर्न कि भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारा सूट हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट को पकड़िए और वो देखिए कि वो कहाँ पे हमारा होगा। समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 का सी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो 2 का सी है, बाकी डिटेल में हमने जो बताया वो आपका एक्सप्लेन यहाँ किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश का है तो इसका हिंदी में सॉल्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंग्लिश का है तो इंग्लिश में रहेगा ना सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इज नेसेसरी बट इट इज एट बेस्ट ए टेंटेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, पूरा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री आवश्यक तो है, लेकिन ये अभी भी टेंटेटिव रिकॉर्ड, टेंटेटिव मतलब थोड़ा आकलन वाला चीज़ है, टेंटेटिव। ठीक, स्टेटमेंट 6 बोल रहा है सम पोर्टेंशियस event can be seen to be so from the moment of their occurrence, like the discovery of new world. Others of comparable momentness are hidden in obscurity. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट का हिंदी क्या हुआ कि जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, कंटेम मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है, वो आवश्यक तो है, इज नेसेसरी, बट इट इज एट बेस्ट टेंटेटिव रिकॉर्ड, लेकिन यह जो है अस्थायी अभिलेख है, क्योंकि ये चेंज होते रहेगा। हिस्ट्री तो वही नहीं रहेगा, कंटेम्प्रेरी वो चेंज होते रहेगा। जैसे शुरू में कोल्ड वार था, कोल्ड वर्ल्ड कोल्ड वार हुआ, उसमें दो पोलर वर्ल्ड था, यूएसएसआर और यूएसए। फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के बाद यूनिपोलर हो गया, यूएसए लेड। फिर अभी मल्टीपोलर की तरफ मूव कर रहा है। तो कंटेम्प्रेरी जो हिस्ट्री है वो हमारा चेंज होते रहता है, पहला स्टेटमेंट ये। तो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री अच्छा आवश्यक तो है, लेकिन यह चेंज है, चेंज होते रहता है, अस्थायी है, टेंटेटिव है। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि एग्जाम जो है वो टेंटेटिव है, इतना तारीख को होने का, टेंटेटिव मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अस्थायी है। दूसरा बोल रहा है सम डिस्कवरी सम पोटेंशियस इवेंट कैन बी सीन टू बी सो फ्रॉम द मोमेंट ऑफ देयर ऑकरेंस। बोल रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे दुनिया की खोज है ना, उनके घटित होने के क्षण से ही महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। कुछ चीज़ का ऐसा इंपॉर्टेंट घटना होता है जो हुआ उसी समय से वो हमारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ घटनाएं जो होती है उसके बारे में क्लियरिटी नहीं है कि वो कितना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्लियर ये स्टेटमेंट। अब देखते हैं, बोल रहा है द रेलिवेंस ऑफ द इशू ऑफ प्रोपोर्शन इज सिग्निफिकेंट। बोल रहा है कि जो प्रोपोर्शन है, जो अवसर मतलब जो रेशियो है, उसका महत्व जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब कौन सा चीज़ को कितना महत्व देना है वो इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट नंबर हमारा पी है। फिर बोल रहा है आप आपको तो, अगर आप पी आपको पता है कि रेलिवेंस है, इसका मतलब देखिए डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये जो स्टेटमेंट होगा वो आपका S6 के पहले होगा, ये आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है देखो कुछ इवेंट महत्वपूर्ण होता है शुरू से ही, और कुछ जो होता है वो उसका पता नहीं चलता कितना है। इसका मतलब हर इवेंट का अपना कितना इंपॉर्टेंट होगा वो रेशियो होगा, सिंपल। ये बोल दिया और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दे दिया। जैसे हमने को ने इसमें देखा कि क्या, कि हमने क्या देखा, सबसे पहले बोला रियल मोटिव जो था, ठीक है, वो बेसिक वो था, फिर उसने एग्जाम्पल दे दिया, तो मतलब लिंक था आपस में एक दूसरे से आगे पीछे। ठीक, चलो आगे भी देख लेते हैं।
It possesses indeed a massive supply of public record, but it necessarily lacks the inner knowledge of politicians, minds of planners, proposal of साइंटिस्ट, डिस्कवरी ऑफ टेक्नीशियन, ब्रेक थ्रू। बोल रहा है इट पोजेज मतलब ये रखता है अपने पास इंडीड वास्तव में मैसिव सप्लाई, इसके पास खुद ही एक पब्लिक रिकॉर्ड होता है, लेकिन इसके पास आवश्यक जो है वो इनर नॉलेज नहीं होता कि पॉलिटिकल लोग क्या सोच रहे हैं, प्लानर लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं वो उसका प्रस्ताव क्या है, या साइंटिस्ट का डिस्कवरी के बारे में उसको पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ठीक है। फिर बोल रहा है इट ऑल्सो लैक्स द पर्सपेक्टिव सिंस इट इज बिरेफ्ट ऑफ ए सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। बोल रहा है कि इसके पास दृष्टिकोण भी नहीं है क्योंकि इसके पास प्रोपोर्शन का सेंस इसको नहीं होता है। ठीक है। फिर बोला इट इज इम्पॉसिबल ओवर जस्ट ए फ्यू ईयर्स ऑब्जर्वेशन टू एस्टिमेट एक्यूरेटली द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। बोल रहा है यह असंभव है कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके कुछ ही साल में हम ये बता दें कि वो कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ कितना महत्वपूर्ण होगा उसका तुरंत हम क्षण नहीं बता सकते हैं, तो उसको हमको ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा लंबे समय के लिए, तब होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो अगर हम देखें कि बोला इट पोजेज इंडिया ए मैसिव सप्लाई पब्लिक रिकॉर्ड, इट लैक्स द इनर नॉलेज। बोल रहा है कि मैसिव सप्लाई तो है, अगर ये देख बोल रहा है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो है नेसेसरी है, लेकिन ये टेंटेटिव अस्थायी नहीं होता है। तो अस्थायी क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि देखो हमारे पास रिकॉर्ड तो है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि पॉलिटिशियन लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, उनका प्रस्ताव क्या है, उनका साइंटिस्ट का डिस्कवरी और टेक्नीशियन के ब्रेक थ्रू के बारे में कंप्लीट हमारा हमको नॉलेज नहीं है, ये आंतरिक नॉलेज नहीं है। इसीलिए कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री आवश्यक तो है, लेकिन ये टेंटेटिव अस्थायी है। कल को पॉलिटिशियन चेंज हो जाए या प्लानर्स लोग अपना प्रपोजल चेंज कर दे तो वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब S1 स्टेटमेंट के बाद जो होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए। आप समझ इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़िए कि ये नेसेसरी है लेकिन ये टेंटेटिव है, क्यों? ये आपको कोई फैक्ट दिया हुआ है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? तो इसलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि क्यों के कारण। ठीक है, अब ऐसे पूछिए, ये क्वेश्चन है, बोले ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसका क्या इसका कारण ये है कि कुछ इवेंट इंपॉर्टेंट है शुरू से ही। ये तो बोल ही रहा है कि ये तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि S1 के बाद S6 होगा, ये तो लास्ट में होगा। अब ये दूसरा है कि द रेलिवेंस ऑफ इशू प्रपोर्शन इज सिग्निफिकेंट, ये तो बाद में होना चाहिए। ठीक है, आगे ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि ये कि कंटेम्प्रेरी जो हिस्ट्री है वो टेंटेटिव होता है, मतलब अस्थायी है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि हमें इनर नॉलेज नहीं होता है किसी चीज़ का, आंतरिक की पॉलिटिशियन क्या सोच रहा है प्लानर के बारे में, या फिर वो मतलब क्यों जो होगा वो पहले होगा। आपको ये तो पता चला। इसका मतलब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट चला गया। ठीक है। उसके बाद अब बोला तो जा रहा है कि ठीक है हमको इनर नॉलेज या पॉलिटिशियन के बारे में नॉलेज नहीं होता है, ये सारी चीज़ अंदर। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों? तो बोला इट इज़ इम्पॉसिबल ओवर जस्ट ए फ्यू ईयर। क्या हम लोग तुरंत में कुछ साल ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कोई भी चीज़ को कितना इम्पोर्टेंट है? तो आपको नहीं लग रहा है कि भाई अगर क्यू के बाद हमारा जो है वो एस होना चाहिए, क्योंकि तुरंत में हम नहीं बता सकते। ठीक है, या अगर नहीं भी पता चला तो हम लोग आप ऑर्डर करके देखिए, क्यू के बाद आप पी को पढ़िए, द रेलिवेंस ऑफ इसको प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंट। तो ये तो अभी कैसे बोला जा सकता है, जैसे बोल रहा है कि इनर नॉलेज किसी के बारे में हमको नहीं होना चाहिए, क्या उसके उसके तुरंत बाद ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हो कि इसीलिए जो कि कोई चीज़ कितना महत्व है, ठीक है, वो उसका जानना, उसका रेलिवेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बढ़ रहा है ना कि हमको जो है क्यू के बाद पी होना चाहिए। बताइए, आप खुद सोचिए, मेरे बात से मत विश्वास कीजिए। आप खुद सोचिए कि क्यू के बाद पी को आप एडजस्ट करो, एडजस्ट हो रहा है कोई भी एंगल से? नहीं हो रहा है ना। क्यू के बाद आप एस को लिखिए तो हो रहा है, देखो क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि कुछ साल में ही बता देना कि वो कितना महत्व है। ठीक है, उसके बाद आप आर को पढ़िए, इट लैक्स पर्सपेक्टिव। तो चूँकि जब हम नहीं बता सकते हैं तुरंत में कि कितना वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसके साथ ही इसमें क्या होता है, दृष्टिकोण का कमी होता है, क्योंकि प्रोपोर्शन का पता हमको नहीं होता है। ये हो गया। फिर आप पी को लाइए, इसलिए प्रोपोर्शन को समझना कि कोई चीज़ कितना महत्वपूर्ण है वो जानना ज़रूरी है। आंसर हो जाएगा QSRP। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे करके आप बनाएँगे। नेक्स्ट है इनकम इनइक्वालिटी इन लेस डेवलप्ड कंट्री इज वर्स देन मोस्ट एस्टिमेट्स। बोल रहा है इनकम, आय का जो असमानता होता है वो जो लेस डेवलप्ड कंट्री, अल्प विकसित जो हमारा राष्ट्र होते हैं उसमें बहुत ही खराब होता है देन मोस्ट एस्टिमेट, जितना हम आकलन करते हैं उससे भी वहाँ पे आय का असमानता खराब होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 6, बोल रहा है द टैक्स रेजिम इन दिस कंट्री नीड टू बी प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचरिस्टिक। तो बोल रहा है टैक्स का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए इन देशों में, मतलब लेस डेवलप्ड कंट्री में, वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए
और भविष्य को ध्यान में रख के होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट 5 होगा वो कहीं ना कहीं जो है हमारा टैक्स से रिलेटेड होगा। अब बताइए होगा कि नहीं होगा। अगर ये स्टेटमेंट 6 बोल रहा है, अगर आपको सजेशन दे रहा है कि टैक्स को हमको अच्छा करना है, प्रोग्रेसिव करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 5 होगा, ठीक है, मतलब वो हमारा टैक्स से रिलेटेड होगा। राइट, बताइए। ठीक है। तो अब देखो, बोला देयर इज स्टैगरिंग लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इनकम मैट्रिक्स एंड द एक्चुअल इनकम ऑफ द प्रोस्पेरस इन सच कंट्री। बोला ऐसे देशों में जो डिफरेंस है कि कितना उसका आय है, एक्चुअल में आय कितना कमा रहा है वास्तव में, ठीक है, और मतलब इनकम मैट्रिक्स कितना है और एक्चुअल में उसका इनकम कितना है। ऐसा तो नहीं कमा बहुत रहा है लेकिन दुनियादारी का टैक्स में और उसका पैसा चला ही जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट है। वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, कितना कमा रहा है और कितना उसके हाथ में एक्चुअल में बच रहा है। ठीक है, टैक्स वैक्स देने के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखिए टैक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ठीक, उसके बाद बोल रहा है द इफेक्टिव टैक्स रेट आर नॉट रियली प्रोग्रेसिव विथ रिगार्ड टू इनकम। बोल रहा है जो इफेक्टिव टैक्स रेट होता है वो इनकम के जैसा प्रोग्रेसिव नहीं होता है। होना क्या चाहिए, इनकम आपका बढ़े तो टैक्स आप ज़्यादा दें, लेकिन बोल रहा है कि हमारा जो इस प्रेजेंट जो टैक्स लेस डेवलप कंट्री में वो ऐसा है ही नहीं, मतलब गरीब से ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा है, अमीर से कम दिया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्यू ये बोल रहा है। ठीक, फिर बोल रहा है दे नीड टू बी री इंजीनियर टू ब्रिंग इनटू द टैक्स नेट द इनॉर्मस सम ऑफ मिसिंग इनकम। बोल रहा बहुत सारा ऐसा मिसिंग इनकम है जिसको हम टैक्स नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अमीरों का ऐसा बहुत सारा इनकम है जिसको हम जो है टैक्स नहीं कर पा रहे हैं। फिर दे आर इवन लेस टू सो विथ रिगार्ड टू वेल्थ। बोल रहा वेल्थ के भी संदर्भ में अगर हम देखें तो वो भी बहुत कम है, मतलब टैक्स का जो रेट है जो अमीरों से लिया जा रहा है वो बहुत ही कम है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टेटमेंट तो पी होना चाहिए। अगर बोल रहा है कि इनकम का इनइक्वलिटी जो है वो गरीब देशों में बहुत ही ज़्यादा खराब है, जितना हम आकलन करते हैं उससे भी, इसका मतलब क्यों ऐसा बोला जा रहा है, इनका आय का असमानता मतलब क्या, कि जितना वो इनकम कमा रहा है, जितना एक्चुअल इनकम है और प्रॉस्पेरस का, ठीक है, एक्चुअल इनकम ऑफ प्रॉस्पेरस, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जितना जो जनरल इनकम है, जो अमीरों का इनकम, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तभी ना इनकम का इनइक्वलिटी है। बताइए, तो पी स्टेटमेंट पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं लग रहा तो क्यू को रख लीजिए। तो बोल रहा है इनकम जो है इनइक्वलिटी है, तो क्यू स्टेटमेंट को पहले रखिए। तो क्या वहाँ पे तुरंत हम बोल देंगे क्या कि इफेक्टिव टैक्स रेट नॉट प्रोग्रेसिव, आगे टैक्स का कहीं बात होगा तब ना आप रखिएगा कि हाँ। बताइए, तो क्यू तो नहीं होगा, राइट। उसके बाद क्यू तो पहले नहीं होना चाहिए। अब एस को रखिए, दे आर इवन लेस सो विथ रिगार्ड टू वेल्थ। अगर एस को आप पहले रखेंगे तो कोई मतलब हो रहा है डायरेक्ट कि वेल्थ से इवन लेस, बोला वेल्थ की तुलना में कम है, क्या कम है, कोई मतलब है नहीं। तो अब पी को आएगा पहले, फिर आएगा यहाँ पे देखो क्यू, और इफेक्टिव टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है इनकम की तुलना में, फिर एस आएगा। ठीक है, बोल रहा है कि वेल्थ में भी देखें तो भी जो है वो आपका इनइक्वलिटी, इनकम में इक्वलिटी नहीं लाता है। गरीब के पास कम वेल्थ है, अमीर के पास ज़्यादा वेल्थ है, लेकिन अमीर से वेल्थ टैक्स ये सब कम लेते हैं, इस तरह से। और लास्ट में होगा आर। इसीलिए ज़रूरी है कि जो मिसिंग इनकम है, जो अमीर का इनकम हम नहीं टैक्स कर पा रहे हैं, उसको टैक्स के दायरे में लाने का ज़रूरत है। ठीक, समझ में आया। तो इस तरह से पी क्यू एस आर, ठीक है, सिंपल रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, आपको देख के घबराना नहीं है। आप समझिए और तुरंत एलिमिनेट करिए ऑप्शन के थ्रू, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इस तरह का ये क्वेश्चन का लास्ट है, 5 ही क्वेश्चन पूछा था पिछले बार इस तरह से। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड। बोल रहा है इंग्लिश का जो लिटरेचर का जो इतिहास है, ठीक है, उसको अलग अलग सब समय में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है दिस इज द रियल डेंजर ऑफ पीरियडाइजेशन विच टेंड्स टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज वेयर देयर आर नन। बोल रहा है कि इस तरह से अगर बांटा जाता है तो रियल डेंजर ऑफ पीरियडाइजेशन, मतलब पीरियड में बांटने का जो वास्तविक खतरा है, विच टेंड्स टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी वेयर देयर आर नन। तो वो क्या करता है, अगर हम बांट देते हैं तो अलग अलग हमको इस तरह से दिखता है कि अलग अलग वो कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन वास्तव में कोई कैटेगरी है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। तो ये बोल रहा है, बोला कि बाटा यूजुअली डिवाइड किया जाता है, लेकिन डिवाइड स्टेटमेंट 6 बोल रहा है कि खतरा है, क्योंकि ऐसा हम लोग बांट देते हैं तो अलग अलग पीरियड में बट जाता है, तो जिसके कारण दिक्कत हो जाता है, जो एक खतरा है। इसका मतलब स्टेटमेंट 6 अगर खतरा बोल रहा है, इसका मतलब वो पहले बताया होगा
कि भाई खतरा क्यों है, तभी ना वो बोला कि हाँ भाई रियल डेंजर है खतरा होने का। ठीक है, ये स्टेटमेंट मोटा मोटी आप सम पढ़िए। ठीक है, बोल रहा है कि हाउएवर देयर आर इम्पोर्टेंट कंटिन्यूटी टू डिसकंटिन्यूटी टू बी केप्ट इन माइंड। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यू मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है उसको भी हमको ध्यान में रखना है। ये बोल रहा है ईच पीरियड हैज ए यूनिक फीचर दैट प्रोड्यूस सर्टेन फैमिली रिजेम्बलेंस बिटवीन द राइटर्स ऑफ ए पार्टिकुलर पीरियड। अब बोल रहा है कि हिस्ट्री को बांटा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हर पीरियड में यूनिक फीचर्स होता है जो बताता है कि राइटर उस जो उस समय का जो राइटर है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता है, उसके आधार पर हम लोग बांटते हैं। इसका मतलब जो स्टेटमेंट क्यू है, ठीक है, जो स्टेटमेंट हमारा क्यू है, सबसे पहले तो पी है, इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी भी है। ठीक है, और बोल रहा है हर पीरियड को हम लोग बांटते हैं। फिर बोल रहा है स्कॉलर्स ऑफन सिंबल स्पेशलाइज इन पीरियड्स सच एज मिडाइवल्स, रेनाइसेंस, रोमांटिक, विक्टोरियन एंड मॉडर्न लिटरेचर। बोला स्कॉलर जो होता है इस पीरियड में अपना स्पेशलाइजेशन उनका होता है। ठीक, फिर बोल रहा है फेलियर टू डिटेक्ट दिस डिसकंटिन्यूटी ऑफन प्रोड्यूस ए फॉल्स सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कंसेंसियस विद इन ए पीरियड। बोल रहा है अगर हम नहीं पता करते हैं कि पीरियड में भी डिसकंटिन्यूटी हो सकता है तो हमको ऐसा लगेगा कि सब चीज़ यूनिफॉर्म चल रहा है। ठीक है, समझ में आया, राइट। अब देखो, अब आप देखिए, ये बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हैं, ध्यान में रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट इन माइंड। अगर ध्यान में रखना जरूरी है तो तब ना बोलेगा, अगर नहीं रखिएगा तब आपका ये होगा फेलियर टू डिटेक्ट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और फिर आपको ये लिंक है, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है अगर बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूटी अगर हम लोग फेल कर जाते हैं वो करना और बांट लेते हैं तो यूनिफॉर्मिटी का हमको दिखेगा और फिर वो डेंजर बोल बोल दे रहा है, डेंजर हो जाएगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइए। इसका मतलब पी जो होगा वो इसके पहले आएगा। अच्छा, अगर नहीं भी पता चल रहा है तो आप बताइए हमको सबसे पहले अब क्या स्टेटमेंट पी को हम पहले लिख सकते हैं क्या? बताइए, स्टेटमेंट पी को पहले लिख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी को भी ध्यान में रखना है। पहले बोल रहा है कि अलग अलग पीरियड में बांटते हैं, तो सबसे पहले बताएगा ना कि कैसे कैसे बांट रहा है, किस आधार पे बांट रहा है, कि पहले ही बोल देगा डिसकंटिन्यू, मतलब पी ऑप्शन पहले नहीं होगा, जहाँ जहाँ पी है वो खत्म। अब दोनों स्टेटमेंट में, दोनों में जो है वो आर है, मतलब आर पहले होगा, मतलब स्कॉलर जो होता है स्पेशलाइज होता है मिडाइवल ये सब में वो। ठीक है, अब देखो जब आर होगा तो आप बताइए आर के बाद हमारा एस आना चाहिए या आर के बाद क्यू आना चाहिए? क्या आर के बाद एस आना आएगा तो आप क्या बोल रहे हैं कि आर के बाद तुरंत डिसकंटिन्यूटी का चर्चा हुआ? डिसकंटिन्यूटी का चर्चा तो बाद में ना, पहले बोल रहा है कि पीरियड जो है, ठीक है, पीरियड में बांटा जाता है। अब देखिए आपको नहीं लग रहा है कि आर के बाद क्यू होगा तो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हर पीरियड का अपना यूनिक फीचर होता है फैमिली। मतलब आर के बाद क्यू आना चाहिए कि आर के बाद एस आना चाहिए? अब खुद आप सोचिए, एस तो आएगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। एस जब भी आएगा तो पी के आसपास आना चाहिए, क्योंकि पी भी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बोल रहा है और एस भी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बोल रहा है, मतलब पी और एस आसपास आना चाहिए। ठीक है, पी और एस आसपास आना चाहिए और क्यू जो है उसके पहले आना चाहिए। कैसे तो नहीं बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी का आगे हम लोग कंटिन्यूटी का बात करेंगे, फिर हम लोग डिसकंटिन्यूटी का बात करेंगे, है ना, राइट। ऐसे तो नहीं बोले जैसे हमने आम काट के खाया तो सबसे पहले आम को काटा फिर धोया, नहीं ना, आगे आम था उसको धोया फिर काटा फिर खाया। ऐसे ना बोलिएगा कि आम काटे फिर धोए फिर खाएं, ऐसा नहीं ना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइव का? फाइव का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन होता है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सोचना तो है ही, टेंशन नहीं रहना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है वो एरर से है, एरर के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया है। ठीक है, आप जब जीरो आई चैनल पे जाइएगा, ठीक है, तो हमने जो है दोस्तों ईपीएफओ के इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, इसमें हमने आपको फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेज, वोकेबलरी और ये सारा चीज़ पढ़ा है। ठीक, इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि जो एरर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें वो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और हमने आपको बताया भी था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको कहाँ से करना है, ये आपको बताए थे। ठीक है, आपको वीडियो जब देखेंगे, टोटल 5 वीडियो है, इसको आज के आज ही ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, या कल तक कर लीजिए। इसी में किसी वीडियो में हमने प्लेलिस्ट आपको दे दिया है, उसमें आपको डिटेल में हमने बताया कि आपको इडियम एंड फ्रेजेस को कहाँ से करना है और कैसे करना है। मैं इडियम फ्रेजेस बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब जो एरर आता है। ठीक है, तो एरर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, नॉन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
टेंस और मॉडल पढ़ना है। इसी से आपका जो है एरर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा एरर नहीं आएगा। कहाँ से करना है मैंने आपको बताया था, तरुण ग्रोवर सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनका एक चैनल है, ठीक है। उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के कमेंट में। वो प्लेलिस्ट है टोटल 30-40 वीडियो का, उसको आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो आपको वो खत्म हो जाएगा एरर का टॉपिक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है रमेश लाइक हिज फ्रेंड्स म्यूजिक प्लेयर टू हिज ओन। बोल रहा है रमेश जो है लाइक करता है अपना फ्रेंड का म्यूजिक प्लेयर टू हिज ओन। अगर आपको इंग्लिश में अगर नहीं भी आता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को समझिए मतलब पढ़िएगा भी ना तो आपको गलती पढ़ने से ही पता चल जाता है। अब देखो रमेश लाइक, इसमें कोई गलती है? रमेश पसंद करता है था, कोई गलती है नहीं है। सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिज फ्रेंड म्यूजिक प्लेयर, अपने फ्रेंड का म्यूजिक प्लेयर, कोई दिक्कत है इसमें? गलती नहीं। आप अगर पार्ट बाय पार्ट भी जाएंगे तो आपको गलती पता चलेगा। टू हिज ओन, रमेश जो है पसंद करता था अपने दोस्त का म्यूजिक प्लेयर टू हिज ओन। टू हिज ओन मतलब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है? रमेश जो है अपने दोस्त का म्यूजिक प्लेयर पसंद करता था अपने से ज़्यादा, ये होगा। तो टू हिज ओन का क्या मतलब है? कोई मतलब है? बताओ। टू की जगह क्या होना चाहिए? मोर देन ऑन, है ना, मोर देन हिज ओन होना चाहिए ना। बताइए, टू हिज ओन तो नहीं होगा। और टू जो होता है दोस्तों, टू ये सब वर्ड, ये जब आप पढ़िएगा ना प्रीपोजिशन, तो उसमें देखो होता है जैसे यू आर सुपीरियर टू हिम, जैसे आप उससे सुपीरियर हैं, यू सुपीरियर टू, तो यहाँ पे प्लेयर नाउन है। सुपीरियर जो टू वर्ड होता है वो यूज होगा कहीं ना कहीं आपका एडजेक्टिव के बाद, वो विशेषण के बाद, ठीक है। सुपीरियर, कंपेरेबल, है ना, वो तो प्लेयर तो नाउन है, संज्ञा है, तो उसके साथ टू नहीं होगा, मोर होगा। जैसे यू आर टॉलर देन, ठीक है, प्लेयर दे दे देन ही टॉलर, टॉलर के साथ भी होता है देन, टॉलर हमारा वो है, ठीक है। यहाँ तो क्या होगा, मोर देन ही जो, तो इसलिए गलती किस में है? सी में। डिटेल में आप देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन भी साथ में खोल देते हैं ताकि फटाफट बताते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे गलती सही क्या होगा? रमेश लाइक हिज फ्रेंड म्यूजिक प्लेयर मोर देन होगा, टू नहीं होगा, इसलिए गलती किस में? टू हिज ओन, आंसर होगा सी, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइक जो था, लाइक, तो उसके बाद मोर होना चाहिए ना कि टू। तो ये जो लाइक है, लाइक के बाद ये तो ऐसे ही है, बीच का वर्ड है ना। रमेश लाइक मोर हिज ओन मतलब रमेश पसंद अपने से ज़्यादा करता है, तो टू तो नहीं होगा, इसलिए गलत होगा, ठीक है। अब देखो आपको पता चला कि यहाँ पे टू नहीं होगा, तो टू क्या है दोस्तों? टू है प्रीपोजिशन। टू क्या है? प्रीपोजिशन। तो जब आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो हमने आपको बताया तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि जो भी आप एरर क्वेश्चन ईवीएफओ में आता है वो कहीं ना कहीं आपका लिंक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, टेंस से, यही सब से और मॉडल से, बस। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम द कमिटी इज नॉट expected to arrive at a decision at any time, no error. बोला गिवन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स को समझते हो, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, तो हम क्या बोल देंगे कि प्रॉब्लम, अब बताइए समस्या को जटिलता को ध्यान में रखते हुए होगा या समस्या को जटिल में रखते हुए होगा? बताइए, बताइए, समस्या को जटिल ध्यान में रखते हुए होगा या समस्या के जटिलता को ध्यान में रखते हुए? कौन होगा? जटिल होगा, जटिलता होगा? तो जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, वो कॉम्प्लेक्स है आपका नाउन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है? आपका नाम, कि जटिल है ये, ठीक है। और इसका जब कॉम्प्लेक्सिटी बनाइएगा, सॉरी, कॉम्प्लेक्स जो है वो एडजेक्टिव है, वो जटिल है। तो प्रॉब्लम का जटिलता हम लोग बोलेंगे कि प्रॉब्लम का जटिल बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम का जटिलता। तो कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम द कमिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अराइव एट ए डिसीजन एनी टाइम सून। आंसर क्या होगा ये? और ये बोला भी जाता है, ये तो आम बोलचाल की भाषा में, गिवन द इम्पोर्टेंस, हम लोग बोलते हैं क्या गिवन द इम्पोर्टेंट ऑफ द प्रॉब्लम? नहीं ना, हम लोग बोलते हैं गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, बोलते हैं कि नहीं? गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, गिवन द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम, गिवन द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? गलती है हमारा ए में, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो एडजेक्टिव है, इसके लिए हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी यूज करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे भी देखिए दा यूज किया गया है, तो दा जो होता है वो कहाँ यूज किया जाता है? नाउन के पहले। नाउन के पहले हम लोग दा यूज करते हैं, ठीक। ए एन द आर्टिकल जो होता है, ए एन और दा किसके पहले यूज होता है? नाउन के पहले। क्या कॉम्प्लेक्स क्या है? एडजेक्टिव हम लोग बोलते हैं क्या कि जैसे यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ जो ए यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? गर्ल के लिए यूज हुआ है। तुम एक ब्यूटीफुल सुंदर लड़की हो, ये ब्यूटीफुल के लिए ए यूज नहीं हुआ, ये गर्ल लड़की के लिए हुआ है। तो गर्ल क्या है? नाउन है। ब्यूटीफुल क्या? एडजेक्टिव। तो समझ में आया? तो यहाँ पे जो हम लोग दा यूज किए हैं, दा आर्टिकल दा, तो वो जो यूज हुआ है वो हुआ है हमारा नाउन के लिए, ना कि एडजेक्टिव के लिए। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑन ए विजिट टू श्रीनगर सरकम नेविगेटेड अराउंड द डल लेक। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट का ग्रुप, इसमें कोई गलती आपको दिख रहा है? नहीं। ऑन ए विजिट टू श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर की यात्रा पे सरकम नेविगेटेड अराउंड द डल लेक। सरकम नेविगेटेड का मतलब होता है गोल जाना, गोल घूमना, और अराउंड का मतलब होता है गोल। तो दो बार गोल होगा क्या? बताइए। हम बोल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये हम बोल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर है, दो बार नहीं ना। अगर हम बोल रहे हैं कि हम उसके चारों ओर घूम रहे हैं, सर्कम नेविगेट मतलब चारों ओर, तो दोबारा बोल सकते हैं क्या चारों ओर, चारों ओर? नहीं ना, गलत हो जाएगा, ठीक है, और मीनिंग बेकार देगा। तो सर्कम नेविगेट का मतलब ही होता है चारों ओर, और उसके बाद फिर आप अराउंड लगा दीजिए। अराउंड का मतलब ही क्या हो गया? चारों ओर। यहाँ जो अराउंड वर्ड है दोस्तों, ये क्या है? ये है आपका प्रीपोजिशन। क्या है आपका? प्रीपोजिशन। क्लियर? तो प्रीपोजिशन का ये गलती है। यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स है, ये देखो कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, नाउन का गलती हो गया। तो अब देख रहे हो ना कि 525 से गलती है यार, आंसर में किस में गलती है? सी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जितेंद्र वाज द स्मार्टेस्ट ऑफ द टू चिल्ड्रेन इन द रूम। बोला जितेंद्र जो था स्मार्टेस्ट था ऑफ द टू चिल्ड्रेन इन द रूम, रूम में जो दो बच्चे थे उसमें स्मार्टेस्ट। दोस्तों, जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो उसी में हम लोग बात करते हैं डिग्री का, जिसमें होता है सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जैसे आई एम ए टॉल बॉय, ठीक है। जब मैं दो लोगों का कंपेयर करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ। और अगर मैं पूरे क्लास में अगर सबसे लंबा हूँ तो क्या बोलूँगा? आई एम द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो जो टॉलेस्ट होता है वो कब होता है? जब हम सब में एक को बोलते हैं, बहुत सारे में जब एक को बोलेंगे तब होगा, क्योंकि सबसे सुपीरियर है वो। तो यहाँ पे तो भाई कंपेयर हो रहा है दो लोगों से, तो दो लोगों में टॉल स्मार्टेस्ट कैसे होगा? स्मार्टर होगा ना। समझ में आ रहा है? राइट। तो क्या होगा? जितेंद्र वाज द स्मार्टर ऑफ द टू चिल्ड्रेन इन द रूम, ठीक है। समझ में आया? तो आंसर किस में गलती है भैया? गलती है हमारा ए में, ठीक है। तो आंसर ए में, ठीक है। समझ में आया? तो ये डिग्री का है, ये भी एडजेक्टिव का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही आस्क्ड एज इफ आई वुड बी इंटरेस्टेड इन साइनिंग अप, सिंगिंग अप एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप। बोला ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, इफ आई वुड बी, ठीक। अब ये जो आस्क्ड मी है, ये आपका जब आप पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये रहता है कि वह मुझसे पूछा कि, ही आस्क्ड मी, वो मुझसे पूछा, इफ आई वुड बी इंटरेस्टेड, तो क्या मैं इंटरेस्टेड होऊंगा? पास्ट टेंस है इसलिए वुड लगा, तो ठीक है। नहीं तो अगर प्रेजेंट होता तो विल लगता, इफ आई विल बी, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सिंगिंग अप। सिंगिंग अप मतलब होता है जोर से गाना, एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो उसने मुझे पूछा कि क्या मैं इच्छुक हूँ इस ग्रुप के सदस्य के रूप में जोर से गाने के लिए। इसमें कोई आपको गलती दिख रहा है? एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप कोई गलती नहीं है। फिर ही आस्क्ड मी इफ आई वुड बी, ये भी ठीक है। अब वुड लगा है, अब बी लगा है, तो इंटरेस्टेड लगा है, वर्ब का वर्ब प्लस ईडी, है ना, पास्ट टेंस। इन सिंगिंग अप, सिंगिंग अप का मतलब होता है जोर से गाना, ठीक। तो कोई गलती नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो एरर में ज़्यादा घबराना नहीं है, जो मैंने आपको बताया है उससे आपको बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो ये भी जो है आपका, जब आप पढ़ेंगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो हमने आपको बताया,
ठीक है, हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, इसके बाद कहाँ से करना है आपको। ठीक है, बाकी हमने जो पढ़ा है वो भी आप कर लीजिए। बोल रहा है आई वॉकिंग पास्ट दिस पार्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। मैं पिछले 3 साल से इस पार्टिकुलर शॉप के पास वॉक कर रहा हूँ, मतलब चल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया। तो पिछले 3 साल से चल रहा हूँ। आई वाज वॉकिंग होता है जब प्रेजेंट का बात होता है, अभी मतलब पास्ट का बात होता है, मैं टहलता था। अब जब कोई पीरियड हो जाता है ना, 2 दिन से 3 दिन से, तब उसमें आपने भी पढ़ा है कि हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये टेंस का क्वेश्चन है। आई हैव वॉकिंग नहीं होगा, आई हैव वॉकिंग कोई मतलब ही नहीं होता है। हैव के साथ वॉकिंग यूज होता ही नहीं है ना। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे आई हैव वॉक्ड। ठीक है, यहाँ पे पीरियड भी बोल रहा है 3 साल से, तो इसमें तो कंटिन्यू हो रहा है, वो लगातार लगातार 3 साल से हम चल रहे हैं। हैड बिन भी नहीं होगा, आई हैड बिन वॉकिंग। ठीक है ना, मैं टहलना करता था, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। फिर वॉज तो होगा ही नहीं, आई वॉज वॉकिंग मतलब अभी रहता था, मैं वॉक कर रहा था दिसंबर में, तब ठीक है। लेकिन पिछले 3 साल से 5 साल से कोई जब अवधि का बात करें, पीरियड का बात करें, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन और वर्ब का आईएनजी प्लस कोई टाइम पीरियड। अगर यहाँ पे 3 साल से है तो 4 लिखा। अगर मान ली लिखता कोई समय दे देता कि 2025 से या 2020 से या दिसंबर महीना से, तब हम लोग यहाँ यूज करते हैं सिंस। 4 की जगह क्या यूज करते हैं, सिंस। ठीक है, ये टेंस में आपको अच्छे से पता चल जाएगा जब आप क्लास को देखिएगा, जो हम आपको बता देंगे ये इस क्लास के अंत में प्ले लिस्ट दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इफेक्ट कैन बी कनेक्टेड विथ इमीडिएट कॉज। सभी प्रभाव को इमीडिएट कॉज जो तत्कालिक कारण है उससे हम जोड़ सकते हैं। बट इट डैश है वेदर दे प्रोवाइड द होल एक्सप्लेनेशन। बट डैश है कि क्या ये हमको जो है पूरा कंप्लीट व्याख्या करता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना भी प्रभाव है उसको हम जोड़ सकते हैं कि कोई इसका कोई ना कोई तत्कालिक कारण रहा होगा, सभी प्रभाव को उससे जोड़ सकते हैं। लेकिन यह डैश है कि क्या ये जो हमको पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा इसके बारे में ऐसे करने से। तो इट इज डाउटेड, या डाउट किया जाता है। पहला ये इट इज डाउटेड मतलब यह डाउट किया जाता है। दूसरा इट इज ए डाउट, यह संदेह है। फिर इट मे बी ए डाउट, यह डाउट हो सकता है, या इट मे बी डाउटेड, या ये डाउट किया जा सकता है। बताइए क्या होगा। इट में भी डाउटेड, या डाउट किया जा सकता है। अगर हम सब चीज़ को, अगर प्रभाव को एक कारण से जोड़ देंगे तो लोग उस पर डाउट कर सकते हैं ना, डाउट किया जा सकता है लोगों के द्वारा, तो वही ना होगा। या ये थोड़ी होगा ये संदेह है, वेदर दे प्रोवाइड, ये नहीं होगा। ये इट इज़ डाउटेड, या इट मे बी डाउटेड, इट मे बी डाउटेड, इट इज़ डाउटेड नहीं, क्या होगा, इट मे बी डाउटेड। ठीक है, इट मे बी डाउटेड, हम लोग बोलते हैं ना इट मे बी डाउटेड। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ के पढ़िएगा भी ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे इट इज डाउटेड लिख दीजिए, तो आप पढ़िए 2-4 बार। ऑल इफेक्ट्स कैन कनेक्टेड विथ इमेज बट इट इज डाउटेड वेदर दे प्रोवाइड द। इट इज ए डाउट, इट मे बी डाउट, इट मे बी डाउट, मे बी के बाद हमेशा वर्ब का वर्ब प्लस ईडी फॉर्म लगता है ना, तो डाउटेड होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन कोई नहीं, आप क्लास को देखिए तो आपको ईजी लगेगा। इंग्लिश देखिए दोस्तों, एक दिन में समझाने का ये चीज़ नहीं है। ठीक है, और खासकर हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी भी आपके पास 30 दिन समय है। हम जो आपको बताएं उतना अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको आराम से 20 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बना दीजिएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है ए बर्ड इज बेटर देन टू इन द बुश। अब ये क्वेश्चन जो है आपका प्रोवर्ब का है। ठीक है, ए बर्ड इज बेटर देन, ए बर्ड इन हैंड। हाँ, बोलते हैं ना कि अगर हाथ में कुछ अभी है तो उसके बारे में सोचो, ये नहीं कि कल को कुछ होगा तो हम कुछ करेंगे, समझ में आया। हाथ में एक पक्षी है आपके पास, तो क्या वो ज़्यादा अच्छा है कि झाड़ी में कल 2 ठो हमको मिलेगा, है ना, कि झाड़ी में कोई किधर भाग जाएगा पक्षी तो पता चलेगा नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो ये जो है प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब मतलब मुहावरा, लोग, इडियम्स, फ्रेजेज, वो सब में ये सब आपको आएगा, लोकोक्तियाँ ये सब, है ना। फिर देखो नेक्स्ट, ह्यूमन हिस्ट्री
इज एम्पल प्रूफ। मानव इतिहास जो है एक एम्पल प्रूफ मतलब पर्याप्त प्रूफ है, सत्य है, दैट ह्यूमन एम्बिशन कि मानव का जो लक्ष्य होता है नो लिमिट, उसका कोई सीमा नहीं होता। हम लोग बोलते हैं ना, मानव का इतिहास ये प्रूफ देता है कि मानव का जो इच्छा है उसका कोई अंत नहीं होता है, कोई उसका सीमा नहीं होता है। बोलते हैं ना, जैसे मान लो अभी हम लोग कितना स्ट्रगल कर यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। आग जलाते थे, जंगल में रहते थे, मांस खाते थे, ठीक है, फिर कैसे कैसे लोग सब जानवर उनवर सब लगभग एक्सटिंक्ट हो गया, डायनासोर ये वो, लेकिन मानव अभी भी है। इसका मतलब ये पता चलता है कि मानव का जो इच्छा होता है उसका कोई अंत नहीं होता। हम लोग स्पेस तक चले गए, मार्स तक चले गए हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में आगे राफेल बना रहे, ये कर रहे वो कर रहे। तो इसका मतलब ह्यूमन एम्बिशन किप्स नो लिमिट होगा या नोज नो लिमिट होगा कि मानव इतिहास को कोई लक्ष्य को नोज नो लिमिट, कोई भी मतलब सीमा का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। हम लोग ये वर्ड बोलते भी हैं, है ना, या कीप्स नो लिमिट कोई नहीं रखता है, या क्रॉसेस नो लिमिट कोई भी लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, ये तो मतलब ही नहीं होगा। मार्क्स नो लिमिट मतलब कोई भी लिमिट को चिन्हित नहीं करता है। क्या होगा, नोज नो लिमिट, ये बोला भी जाता है कि ह्यूमन एम्बिशन नोज नो लिमिट, मानव का इतिहास का कोई भी जो है वो अपना सीमा का ज्ञान नहीं होता है, मतलब वो सीमा से परे होता है, ठीक है। नोज नो लिमिट का मतलब है कोई बाउंड्री नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है गुड हिस्ट्री प्रेजेंट्स सेवरल पर्सपेक्टिव ऑन ए पीरियड बट दिस डाइवर्जेंट व्यूज मस्ट डैश इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। बोल रहा है अच्छा इतिहास जो होता है अलग अलग दृष्टिकोण कोई समय काल पे दे सकता है। कोई सोच सकता है कि जो मुगल का काल है वो अच्छा है खराब है, ठीक है, बट लेकिन जो डाइवर्जेंट व्यू है, जो अलग अलग व्यू है, जो अलग अलग सोच रहे हैं, उसको मस्ट किया जाना चाहिए इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उसको एकजुट करके रखना चाहिए, अलग अलग दृष्टिकोण को मिला के एक इंटीग्रेटेड एकीकृत जो है वो कंप्लीट हमारा बनाना चाहिए। अब यहाँ पे डाइवर्जेंट व्यूज को क्या करना चाहिए, मिलके क्या उसको मस्ट बी मेड होगा, या मस्ट बी फ्यूज अच्छा दिख रहा है, या मस्ट फिट दिख रहा है, या मस्ट बी बैलेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि अलग अलग जो व्यू है उसको हम लोग फ्यूज कर ले, फ्यूज मतलब एक जैसा मिला ले, और मिलाने के बाद एक इंटीग्रेट बना ले, ये होगा ना। मस्ट बी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड हमको नहीं करना है, जो सही है उसको फ्यूज करना है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा भी सही मेरा भी सही, और फिर एक बीच वाला पाथ, बीच वाला पाथ नहीं है। डाइवर्जेंट जो व्यू है उसको फ्यूज करें, उस पर और एनालिसिस करें और उसको समझें। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, बैलेंस मतलब समझ रहे हो ना, मतलब चलो हाँ भाई तुम्हारा भी ठीक है तुम्हारा भी ठीक है, तुम भी झुको हम भी झुको, तो वो नहीं है। अगर हमको कोई चीज़ का कंप्लीट जानना है, ठीक है, तो अलग अलग जो व्यू है उसको हम लोग को फ्यूज किया जाना चाहिए, मतलब एक पूरा मिला देना चाहिए उसका एनालिसिस करके। ये मेन जो है वो आपको सेट हो रहा है, मस्ट बी फ्यूज्ड इनटू, फ्यूज मतलब कंबाइन, ठीक है, ये हो गया। अब आया है पैसेज, ठीक है, तो एक पैसेज है, बोला रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ठीक है, एंड आंसर द 5 क्वेश्चन। एक पैसेज दिया हुआ है और वो पैसेज के आधार पे ही आपको देना है, जो ऑथर बोल रहा है वही। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता था, ये नया पैटर्न है। देखो ये वाला जो पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न है, 2023 वाला। उसके पहले ऐसा नहीं आता, पहले आता था सिनोनिम, एंटोनिम, उस टाइप का, ठीक है। ये वाला भी जो पैटर्न है वो आपका 2023 का है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये नया पैटर्न पे है, ठीक है। तो नया पैटर्न और पुराना को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। तो पैसेज वाला जो है वो नया चीज़ है, इसको हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं फिर आंसर देंगे। ये सीसेट में ऐसा पूछता था, लेकिन अब तो यूपीएससी है भाई, पूछ लिया। बोला द वर्ल्ड, घबराना नहीं है, ये 5 क्वेश्चन दिया है, समझ में आ रहा है, एक ही पैसेज को बस समझना है। द वर्ल्ड लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड एट ए फास्टर रेट देन ईवर बिफोर। बोला विश्व का जो लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्स है, जो जीवन को संसाधन है, जो जीवन को सपोर्ट करता है, बहुत तेजी से जो है वो डिप्लीट हो रहा है। वी हैव टू चेंज अवर प्रैक्टिस एंड दोज ऑफ द वर्ल्ड एज ए होल टुवर्ड ए मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर हम संधारणीय भविष्य, ऐसा भविष्य बनाना चाह रहे हैं जो भविष्य में भी अच्छे से रहे फ्यूचर, उसके लिए सबको जो है हम लोग को अपना प्रैक्टिस में, अपना जैसे हम लोग रहते हैं, खुद सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे विश्व को चेंज करना होगा। टू गिव अस एन आइडिया अबाउट द डायमेंशन ऑफ चेंज, अगर हम बात करें कि किस डायरेक्शन में हम लोग चेंज करेंगे,
तो द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज अनाउंस्ड इट्स एजेंडा 2030। तो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उसने एजेंडा 2030 बोला है। द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क ऑफ अवर कॉमन ग्लोबल एफर्ट। तो जो उसने उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात किया है कि किस डायरेक्शन में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए अगर हम पृथ्वी को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तब, और सस्टेनेबल लंबे समय तक रहना चाहते हैं तब। विद इन ईच गोल एजुकेशन होल्ड ए की पोजीशन, और हर गोल में शिक्षा जो है वो इम्पोर्टेंट है। भले 17 गोल है लेकिन हर गोल में इम्पोर्टेंट क्या है? एजुकेशन। ऑफ कोर्स एजुकेशन एंड लर्निंग डू नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन। और क्या है, आपको भी पता है कि एजुकेशन और जो शिक्षा और जो सीख है वो आइसोलेशन में तो अलग थलग में काम नहीं करता है, मतलब हर चीज़ से लिंक है। तभी ना बोल रहा है हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मेन बीच में क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा जो है वो सबसे लिंक है, यही मतलब हुआ। इन ए ट्रेडिशनल सेंस दे गिव हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वन लिव्स इन एंड प्रिपेयर ऑल फॉर ए जॉब मार्केट विथ बोथ इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। बोल रहा है कि अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो वो शिक्षा मदद करता है कि विश्व को समझने में और फ्यूचर में जॉब को लेने में, ठीक है। जिसका अपना इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। इंट्रिंसिक मतलब अगर जॉब आपको मिलेगा तो खुशी रहेंगे, अंतरात्मा खुश रहेगा, तृप्त रहेंगे। और इंस्ट्रूमेंटल मतलब जॉब से आपको पैसा मिलेगा तो उससे जो है आप अपना घर परिवार जो है वो चला सकते हैं। व्हाट आर द मेनी रोल्स? तो ये तो ट्रेडिशनल रोल हो गया, पारंपरिक रूप से अगर हम शिक्षा को देखें तब। व्हाट आर द मेनी रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? लेकिन अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें शिक्षा का बहुत सारा भूमिका है। कैसे? इट्स पर्पस इज ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर। तो इसका जो पर्पस होता है शिक्षा का वो होता है कि ट्रांसफॉर्म करना, मतलब सुधार करना, चेंज करना। इन द सेंस दैट इट शुड वाइडन वंस वर्ल्ड व्यू। अगर आपको शिक्षित होंगे तो आपका जो विश्व को देखने का जो नज़रिया होगा वो वाइडन करना चाहिए। मेक वन क्वेश्चन अनसस्टेनेबिलिटी एंड हेल्प वन बिल्ड competencies to address global challenges and be accommodated into a global system। तो वो वर्ल्ड व्यू को समझे और उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो प्रश्न है, वो अनसस्टेनेबिलिटी को लिंक कर दे बाकी चीज़ों से, और विश्व का जो प्रॉब्लम है उसको भी समझे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। बियॉन्ड दिस, इसके अलावा एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इंटीग्रेटिंग द फ्यूचर एज ए स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ अवर लर्निंग एक्टिविटी एंड टीचिंग। इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो उसमें हम लोग क्या करें, जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग भविष्य को भी ध्यान में रखें। अगर हम लोग इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसका जो इकोनॉमिक इस जो डेवलपमेंट है उसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जो हम लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, या कोल माइंस बना रहे हैं या डैम बना रहे हैं, तो उसका फ्यूचर में क्या, मतलब हर चीज़ को आप फ्यूचर से इंटीग्रेट कीजिए, तभी एजुकेशन का मेन रोल होगा। इस तरह से बोला जा रहा है। हाउ टू बिल्ड ए सस्टेनेबल फ्यूचर मस्ट प्ले ए सेंटर रोल इन एजुकेशन प्रोसेस। तो किस तरह से हम लोग सस्टेनेबल फ्यूचर बनाएं, ठीक है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम का एक मेन जो है वो उसमें भूमिका होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन विच इज समटाइम मेयरली सीन एज ए ग्लोबल कैपिटलिज्म हैज एन इनएविटेबिलिटी अबाउट इट। बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जिसको कभी कभी देखा जाता है इसको वैश्विक पूंजीवाद के रूप में, ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी लिव इन ए हाईली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ग्लोबलाइजेशन के बाद आप जो है पूरे इंटरकनेक्टेड, हम लोग आपस में सब जुड़ जुड़ गए हैं, ठीक है। इसीलिए हमको एजुकेशन को भी सबको जोड़ के देखना पड़ेगा। इट इज़ नाउ वेल रिकॉग्नाइज दैट 21st सेंचुरी चैलेंजेस आर ग्लोबल इन नेचर। अब हमको समझना पड़ेगा और ये सबको पता भी चल गया है कि 21st सेंचुरी में जो भी चैलेंजेस है, चाहे वो टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियर का पिघलना है, फ्लड है, ड्राउट है, वो ग्लोबल है, एक किसी एक देश को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, पॉवर्टी है एंड रिक्वायर कोऑपरेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री। और आपको अपने देश की सीमा से बाहर रख के जो है सहयोग के द्वारा अपने प्रॉब्लम को, विश्व के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अलग थलग में आप नहीं रह सकते। इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंस वी हैव टू सी आवर सेल्फ एज ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हम करना चाहेंगे तो आप ये मत समझिए कि आप इंडिया के सिटीजन है, पाकिस्तान के, ब्रिटेन के, आपको सबको मिलजुल के आप ये समझना पड़ेगा कि हम विश्व के नागरिक हैं और विश्व जिस तरह आप अपने देश का ध्यान रखते हैं उस तरह से आपको विश्व का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली टू द ग्लोबल चैलेंज इन द प्रेजेंट सेंचुरी। In fact, global challenges have expanded the very nation of citizenship itself। तो ग्लोबल चैलेंजेस ने क्या किया है, अब लोग जो समझ भी रहे हैं कि भाई सिर्फ अपने देश के बारे में सोचने से नहीं होगा, हमको अपने नज़रिया को खोलना पड़ेगा। देयर इज एन इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। और वैश्विक नागरिकता का भी महत्व जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर, सिंपल है। तो पूरा पैसेज में किस चीज़ का चर्चा किया, पूरा पैसेज में जो लिंक है वो बात किया जा रहा है किसका, एजुकेशन का। पूरा देखिए एजुकेशन ही था ऊपर से नीचे, राइट। सिंपल सा पैसेज है और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से उसने लिंक कर दिया। ठीक है,
कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना चाहते हैं तो हमको एजुकेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड से सेंट्रल की पोजीशन इन द यूनाइटेड नेशन एजेंडा 2030। तो यूनाइटेड नेशन एजेंडा 2030 में कौन सा चीज़ को सबसे सेंटर में, केंद्र में रखा गया है? क्या वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा गया, या जेंडर को, लिंग को, या वैश्वीकरण को, या एजुकेशन को? क्या आंसर होगा दोस्तों? एजुकेशन की। मतलब पूरा ऊपर से नीचे पैसेज में बात किया गया एजुकेशन का। अब देखिए यहाँ पे बोला भी क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बताता है कि कैसे हमको रखना है, और हर गोल के सेंटर में क्या है? एजुकेशन। लिख ही दिया की पोजीशन, मतलब सेंटर पोजीशन। तो 16 का हो जाएगा डी। सिंपल क्वेश्चन। ये बोला व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है? पूरा एजुकेशन विल डेवलप मल्टीपल कॉम्पिटेंसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एमंग ऑल पीपल ऑल द वर्ल्ड। पूरा एजुकेशन क्या करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? मल्टीपल कॉम्पिटेंसी, मतलब आपका जो है क्षमता बढ़ाएगा, ठीक है, सभी लोगों में, पूरे विश्व में। तो यही तो एजुकेशन कर रहा है। एजुकेशन क्या करेगा? आपका दृष्टिकोण खोल देगा कि आप सिर्फ एक देश का नागरिक नहीं है, पूरे विश्व का। सब प्रॉब्लम को बड़े बड़े एंगल से सोचो, संकीर्ण सोच से, नैरो माइंड से मत सोचो, यही है। बाकी दूसरा तो एजुकेशन विल बुक प्रोवाइड बुक टू रीड ऑन सस्टेनेबल। क्या शिक्षा के द्वारा एजुकेशन हमको, ठीक है, ये बोल रहा है कि शिक्षा में आपको बुक मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ये बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट नहीं है, तो ये नहीं होगा। और एजुकेशन विल इंक्रीज द ग्लोबल कैपिटल। बोल रहा है शिक्षा से आपको जो है वैश्विक पूंजी बढ़ेगा। इस तरह से कोई इस तरह तो बात नहीं किया गया है। ये बोल रहा है एजुकेशन विल रिड्यूस इंटरडिपेंडेंस। बोल रहा है एजुकेशन से इंटरडिपेंडेंस कम हो जाएगा। क्या अगर आप शिक्षा रहेंगे तो क्या आप दूसरे से डिपेंड होना कम हो जाएंगे? नहीं। जब आप शिक्षा होंगे तो आपको और लगेगा कि हम दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है। और इंटरडिपेंडेंस का होना नहीं होना वो तो ग्लोबलाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। उसमें एजुकेशन का क्या भूमिका है? कोई मतलब नहीं। आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ए, ठीक है। तो 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बोल रहा है वी लिव इन ए हाईली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। हम लोग एक ऐसा देश में रहते हैं, विश्व में रहते हैं, जो पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट है, आश्रित है एक दूसरे से, और इंटरकनेक्टेड, जुड़ा हुआ है। व्हाट डज दिस फ्रेज मीन इन द पैसेज। तो पैसेज का क्या मतलब है? पैसेज का मतलब अगर हम जुड़े हुए हैं तो अगर हमको जीना है ना, अगर हमको जीना है दोस्तों, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सपोज कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा, यही मतलब है ना, राइट। बोल रहे हैं, पढ़िए। बोल रहा है वी आर नाउ मोर कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो अगर हम इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो कोई तो तभी ना बोला कि अगर हम जुड़े हुए हैं तो हमको प्रॉब्लम को मिलजुल के सॉल्व करना पड़ेगा, यही मतलब है। क्या इसका मतलब है क्या द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बिकम फास्टर? कोई मतलब है? चर्चा ही नहीं किया गया ट्रांसपोर्ट का। वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री, ये सब भी कोई मतलब नहीं। वी आर फेसिंग मोर चैलेंजेस, ये सब कोई मतलब नहीं। आंसर क्या होगा? कहा ना पैसेज में ऑथर अगर बोल रहा है कि इंटरकनेक्टेड है, इसका मतलब क्यों वो बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है कि भाई प्रॉब्लम भी इंटरकनेक्टेड है। तो अगर कॉपरेशन करोगे, सहयोग करोगे, तभी बच पाओगे, नहीं तो अलग थल्ला करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो पैसेज का मेन मीनिंग समझिए। ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल मतलब पैसेज में जो ऑथर बोलना चाह रहा है वो समझिए, आपको मिल जाएगा जवाब, ठीक है। फिर बोल रहा है द वर्ल्ड्स लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड एट ए फास्टर रेट देन ईयर बिफोर। वो विश्व में जो हमको जीवन को सपोर्ट कर रहा है, जीवन को सपोर्ट क्या कर रहा है? पानी, जमीन, है ना, अच्छा हवा, वो सपोर्ट कर रहा है। वो बोल रहा है डिप्लीट कर रहा है बहुत तेजी से, जितना वो नहीं होना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन फ्रेज मीन इन द पैसेज। तो पैसेज में इसका क्या मतलब है? बोल रहा टुडे वी आर फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड प्रोडक्ट। बोल रहा अभी हमको बहुत ज़्यादा खाने का संकट है। दूसरा बोल रहा है मेडिकल हेल्थ सिस्टम्स आर डिटोरिएटिंग, हमारा स्वास्थ्य सेवा जो है तंत्र वो खत्म हो रहा है। दूसरा बोल रहा है द नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ आर रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली। बोल रहा जो प्राकृतिक संसाधन हमको चाहिए जीने के लिए वो बहुत तेजी से कम हो रहा है, ठीक है। और फिर बोल रहा ह्यूमन लाइफ इज बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट, टेक्नोलॉजी पे सपोर्ट पे। तो ये तो कोई मतलब नहीं। अब देखो प्राकृतिक संसाधन कम हो रहा है बहुत तेजी से जो हमको जीने के लिए, यही तो पैसेज में ये बोल रहा है, यही तो पॉइंट है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है प्राकृतिक संसाधन में खाना तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिक। नेचुरल रिसोर्स जो है प्राकृतिक संसाधन में खाना पीना हवा सब आ जाएगा। तो जो सी स्टेटमेंट है ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और ये ज़्यादा क्लोज है क्वेश्चन 19 के। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बोल रहा है देयर इज एन इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। बोल रहा है कि ज़्यादा जो है वो महत्व तो बढ़ रहा है, कि हम ज़्यादा जो है पहचान बढ़ रहा है कि हमको ग्लोबल सिटीजनशिप वैश्विक नागरिकता की तरफ का महत्व बढ़ रहा है, कि सब लोग जो वैश्विक नागरिकता को स्वीकार कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? बिकॉज पीपल वांट टू ट्रेवल मोर। क्या क्यों लोग ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं? नहीं। क्यों बढ़ रहा है?
क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई हमको अपने देश के सोच के सिर्फ काम नहीं पड़ेगा, हम पूरे विश्व का हैं, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम जो है फिर अपना देश का नहीं है, वो बाउंड्री को पूरा क्रॉस किए, यही मतलब है। बोल रहा है इट विल यूनाइट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फेस द चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी। बोल रहा है कि इससे लोग जो है यूनाइट हो जा रहे हैं, होंगे, ठीक है, तो यही इसका तो रिकॉग्नाइज हो रहा है। नेक्स्ट है पीपल बिलीव दैट देयर इज ए फ्यूचर इन फॉरेन कंट्री, कोई मतलब नहीं है, पीपल विल कोऑपरेट विद ईच अदर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, अब देखो आपको डाउट हो सकता है कि सर बी सही होगा कि डी, क्योंकि दोनों जो है वो मोटा मोटी सेम बोल रहा है। फिर से पढ़िए, बोल रहा है इट विल यूनाइट, बोल रहा है क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है देयर इज एन इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। वैश्विक नागरिकता का महत्व के बारे में उसको पहचान मिल रहा है, वैश्विक नागरिकता का पहचान मिल रहा है, ठीक है, वैश्विक नागरिकता के महत्व को पहचान मिल रहा है। क्योंकि क्यों मिल रहा है, बिकॉज क्यों मिल रहा है, क्योंकि लोग इसको जो 21st सेंचुरी का जो चैलेंजेज हैं, ठीक है, उसको फेस करने के लिए ये इससे लोगों को ये एकजुट करेगा, यूनाइट करेगा, ठीक है। और बोर्ड पीपल विल कोऑपरेट विथ ईच अदर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। अब बताओ क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी में ये बोल रहा है सिर्फ प्राकृतिक आपदा से, ठीक, और ये बोल रहा है चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। आपको नहीं लगता है कि 21st सेंचुरी का जो चुनौती है उसमें नेचुरल डिजास्टर तो ऑटोमेटिक कवर है, क्या चैलेंजेज में सिर्फ हमको नेचुरल डिजास्टर है? नहीं, मैनमेड डिजास्टर भी तो हो सकता है, कहीं न्यूक्लियर अटैक हो गया या कहीं पे न्यूक्लियर जो हमारा रिएक्टर ब्लास्ट कर गया, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल डिजास्टर है, मैनमेड डिजास्टर है। टेररिज्म हो गया, मैनमेड डिजास्टर है। तो 21st सेंचुरी का चैलेंजेज में नेचुरल डिजास्टर ऑटोमेटिकली जो है वो कवर्ड हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ऑप्शन बी डी दोनों सही है, लेकिन बी और डी में अगर आपको चुनना है तो बी जो है वो ज़्यादा क्या है, कम्प्रीहेंसिव है, व्यापक है, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बी नहीं होता और एक और कोई बकवास सा ऑप्शन होता तब आप डी को चुनते, डी भी गलत नहीं है लेकिन बी ज़्यादा सही है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इंग्लिश का क्वेश्चन हमारा हो गया। अब जो है हम हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन जो आया है और लेबर लॉ का उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 21, ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not provided in the regulating act of 1773। 1773 का जो regulating act उसमें क्या नहीं था, बोला इट मेड द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल सुप्रीम ओवर द बॉम्बे एंड मद्रास। तो मैंने आपको हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाया है दोस्तों, तो ये सब हमने, ये तो आपके लिए बच्चा होगा। तो बॉम्बे और मद्रास का जो हमारा गवर्नर जनरल था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल के कर दिया अंडर में, तो ये तो सही है। फिर बोल रहा है द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसलर वाज फिक्स्ड एट 5 ईयर। मान लो आपको नहीं पता है, आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड एट कोलकाता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनना। नेक्स्ट है द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट सक्सेसर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। द गवर्नर जनरल इस काउंसिल को अथॉरिटी मिल गया था कि वो जो है अपना सक्सेसर्स को बॉम्बे और मद्रास भेज सकता। तो बता हमको, ये सबसे पहले ये बताओ कि उस समय गवर्नर जनरल का पोस्ट था आपका 1773 में, नहीं, गवर्नर जनरल का पोस्ट दोस्तों कब बना बताइए? ये बना आपका 1800, कौन सा एक्ट था वो, 33 एक्ट में ना बना है, बताइए। बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बोला गया, ये बोला गया आपको, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, किसमें, 1773 में, राइट। लेकिन जो गवर्नर जनरल काउंसिल बनता है ये तो 1833 का एक्ट है कि नहीं है बताइए। और फिर वाइसराय का एक्ट कब बनता है, वाइसराय बनता है वो 1858 में, राइट। तो ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब नॉट प्रोवाइडेड यही होगा। भले आपको ये नहीं पता था तो देख के घबराना नहीं है कि भाई ये हमको नहीं पता, हो सकता है क्या, बाकी आप पढ़िए और ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपको निकलेगा 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, क्लियर है, ये सब पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1835 इज नॉट करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कौन सा गलत है, सही नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है, गलत पूछा है कि सही पूछा है। तो नॉट करेक्ट मतलब गलत आपको पता करना है। बोला इट वाज एन आउटकम ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये बोला निष्कर्ष है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्तों हुआ था 1931 के आसपास, और ये एक्ट कब आता है, 35। अब ये बताइए ये क्या इसी का आउटकम था, कहीं आपने पढ़ा है? ये तो भाई मैं रामसे मैकडॉनल्ड जो अवार्ड वार्ड था उसमें ये था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना।
क्या वो डायरेक्ट इसका आउटकम था? ठीक, आगे हम देखेंगे। बोला इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। हाँ, इसमें बोला गया था कि ऑल इंडिया हम लोग फेडरेशन बनाएंगे, इसमें प्रिंसली स्टेट होगा और ब्रिटिश प्रोविंसेस होगा। तो ये तो सही है। और इट रिटेन द अथॉरिटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अथॉरिटी ये कंटिन्यू था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत ऊंचा पोस्ट था। सेक्रेटरी जो स्टेट था, जो वाइसराय होता था, वो क्राउन का प्रतिनिधि होता था, रानी का। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो एक ब्रिटेन पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होता था। वो मिनिस्टर का पोस्ट होता था, तो बहुत सुपीरियर है वो। वाइसराय से भी ऊपर होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये तो ठीक है। फिर वो राइट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये सही है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसमें लाया गया था। तो तीनों तो सही है, और ये सब हमने आपको बताया भी है। ये नहीं बताए हैं क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये आउटकम था ही नहीं, तो हम क्यों बताएंगे आपको, है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो दोस्तों इसलिए किया गया था ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तोड़ने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़ने के, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो वो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया और फिर बातचीत करने के लिए उसने ये सब किया। ठीक है, और वैसे भी कोई भी होगा तो उसका तुरंत तो नहीं आएगा ना। ठीक है, कि 4 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ी इस पर, आपने कभी पढ़ा भी नहीं है। आपने हो और ये गलत है भी। ठीक है, सही भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है मैच लिस्ट वन। मैं क्या करूँगा आज अभी इस क्लास के बाद, अभी आपका ये रिवीजन का पूरा क्लास चल रहा है, तो इस क्लास से जो जो टॉपिक आपका आ रहा है ना, और हमने जो पढ़ा है उसका हम जो वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन इस टॉपिक में आ रहा है, लेबर लॉ ये सब, तो उसको हम लिंक कर देंगे उसमें, ताकि आपको वो साथ साथ भी देखते रहेंगे तो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो एक तरफ कांग्रेस का सेशन और प्रेसिडेंट, तो कांग्रेस का सेशन और प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में हमने आपको बताया है, आपके लिए बच्चा होगा एकदम। ठीक है, सबसे पहले देखो लाहौर सेशन 1909 का। ठीक, फिर है कलकत्ता सेशन 1919 का। ठीक, कलकत्ता, फिर है बांकीपुर सेशन 1912 का, और मद्रास सेशन 1914 का। ठीक है, तो कलकत्ता सेशन 1919 में हमने आपको पढ़ाया भी था, इसको हेड किए थे रघुनाथ नरसिम्हा मधुकर। ठीक है, और इसमें बात किया गया था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को साथ में लाने का। ठीक, तो ये होगा इसका। लाहौर सेशन 1909 में दोस्तों जो हुआ था, उसको हेड किए थे मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, और बात किया गया था कि जो कांग्रेस 1907 में सूरत स्प्लिट के बाद बटा है, उसका क्या करना है, कैसे उसको और हमको मतलब ठीक करना है। तो ए का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 2। ए का 1, बी का 2, आंसर होगा ये। टफ क्वेश्चन था, ये सब सेशन जनरली लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया। बांकीपुर सेशन बिहार में था, हेड इसको किए थे बिशन नारायण दार ने। ठीक है, और ये कांग्रेस सेशन जो बिहार में होने वाला, ये पहला सेशन था। ठीक है, इसमें बोला गया था कि ब्रिटेन का सपोर्ट हमको चाहिए, क्योंकि अगर आप भारत में कानूनी रूप से कोई सुधार करना चाहते हैं तो। और मद्रास सेशन 1914 में भूपेंद्र नाथ बोस के टाइम हुआ था। ठीक है, और ये वर्ल्ड वार 1 के पहले आखिरी सेशन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं टफ मानूंगा, क्योंकि ऐसा सेशन हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है हु एमंग, देखो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ना, उसमें देखिएगा कुछ क्वेश्चन टफ आता है, कुछ आसान आता है, तो आपको घबराना नहीं है। हिस्ट्री बहुत वास्ट है। ठीक है, बस बेसिक मिनिमम जितना हम आपको पढ़ाएं वो, और लूसेंट का जो जीके आता है, ठीक है, उसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन आता है, बस उसको आप कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में हर साल कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, सीसे यूपीएससी का या फिर ईपीएफओ का, जो आपका थोड़ा टफ होगा, तो घबराना नहीं है। अरे यार हमको नहीं आता, इतना हिस्ट्री पढ़े, अरे वो किसी को नहीं आएगा। ठीक है, जो एग्जामिनर सेट बनाया है ना, वो भी कहीं से ढूंढ ढांड के बनाया, उसको भी पूछिएगा ना, वो भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं, हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द भोनसाला मिलिट्री स्कूल एट नासिक, तो नासिक में जो भोनसाला मिलिट्री स्कूल है उसको किसने खोला। ठीक है, टफ क्वेश्चन है, ये सब कौन उतना पढ़ता है। आंसर इसका BS मुंजे है। ठीक है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, जितना बन रहा है हिस्ट्री में वो ठीक है। ठीक है, तो BS मुंजे जो है भोंसाला मिलिट्री स्कूल 1937 में खोले थे। मकसद वही था कि जो इंडिया का जो यूथ है उसको मिलिट्री डिसिप्लिन लाना और राष्ट्र सेवा के लिए उसको प्रिपेयर करना।
और आरएसएस का जो फाउंडर है डॉक्टर हेडगेवर, ठीक है, उसके ये एसोसिएट थे मुंजे जी, ठीक है, बीएस मुंजे, ठीक है। और मसोलिनी का भी जो मिलिट्री स्कूल था इटली में, उससे भी ये इंस्पायर्ड था, क्योंकि मुंजे जी गए भी थे 1931, ठीक है। तो हो सकता है बीजेपी का टाइम चल रहा है तो आरएसएस से रिलेटेड है तो पूछ लिया कुछ, हो सकता है न्यूज व्यूज में होगा उस साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोला अरेंज द फॉलोइंग इवेंट एसोसिएटेड विथ मदन मोहन मालवीय इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कालानुक्रम के अनुसार कौन पहले हुआ कौन बाद हुआ, ये ये जो पर्सनालिटी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है फाउंडिंग ऑफ द बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो सबको पता है जो बीएचयू दोस्तों वो बना था, वो कब बना था, 1916 में, ठीक है। पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये बनाया गया था। बीएचयू फाउंडर यही थे 1960। फिर बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी दोस्तों बना था कब, जब स्वराजिस्ट और मॉडरेट में अलग हो गए थे। आपको आपने सुना होगा जब गांधी जी आपका वापस ले लिए थे चौरी चौरा मूवमेंट के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो कांग्रेस दो पार्ट में बट गया था। एक बट गया था प्रो चेंजर और एक बट गया था नो चेंजर। प्रो चेंजर जो बोल रहे थे कि नहीं हम काउंसिल में एंट्री अलाउ करेंगे, शामिल होंगे, और उन्होंने जो है स्वराजिस्ट पार्टी को फिर बनाया, ठीक है। किसको बनाया, स्वराजिस्ट पार्टी को, ठीक है। तो उसी समय जो है कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी भी 1923 में बना था, जब स्वराजिस्ट और जो बाकी मॉडरेट थे उनमें लड़ाई हो गया था। स्वराजिस्ट को पता है कौन कौन थे, उसमें थे मैक, एमएसी, मैक मतलब मोतीलाल नेहरू, अजमल खान और चितरंजन, सी आर सॉरी जी सी आर दास, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, अजमल खान और सी आर दास, ठीक है। तो ये लोग जो थे वो स्वराजिस्ट थे, स्वराजिस्ट पार्टी का इन्होंने नींव रखा था, और बाकी मॉडरेट लोग थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से जो है स्प्लिट हुआ स्वराजिस्ट में और फिर हमारा मॉडरेट में, और फिर कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का इन्होंने फाउंडेशन रखा 1923 में। फिर द फाउंडिंग ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर, इन्होंने द लीडर के नाम से इंग्लिश न्यूज़पेपर 1909 में लिखा था, ठीक है। और फिर फाउंडिंग ऑफ द हिंदू बोर्डिंग हाउस एट इलाहाबाद 1890 1886 में इन्होंने खोला था। अगर नहीं भी पता आप समझिए, देखिए ये बताइए सबसे पहले क्या हुआ होगा कि इलाहाबाद में हिंदू के लिए बोर्डिंग हाउस खोले होंगे, फिर न जाके बीएचयू बना होगा। सबसे पहले छोटा बनता है तब ना बड़ा बनता है, तो हिंदू बोर्डिंग हाउस छोटा होगा, उसके बाद बीएचयू बना होगा। ये तो आप बोल सकते हैं, इसका मतलब 4 के बाद 1 आना चाहिए। 4 के बाद 1 किस में है, सब में है, ठीक है। 4 के बाद जो 1 है वो सब में है, ठीक है। तो आंसर जो है आप देख लीजिए, आपको क्या 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, 4 3 1 2, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। टफ क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आपके लिए आ गया लेबर लॉ का, और लेबर लॉ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आपको आसानी से ये बनेगा अगर आपने रिवाइज किया है तो। अगर नहीं भी रिवाइज किया अभी भी टाइम है, कर सकते हैं, हम लिंक बता देंगे वीडियो का। ये सब हमने आपको पढ़ाया है। एन एम्प्लॉय शैल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 शुड द एम्प्लॉय बी ड्राइंग ए मैक्सिमम मंथली वेज। बोल रहा है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंडर में अगर कोई एम्प्लॉय कवर है तो उसका मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी कितना होना चाहिए, बताइए। शुरू में तो 400 था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने बताया था 21,000 तक ये बढ़ा, कितना हो गया 21,000। आंसर क्या हो जाएगा सी, ये सब पढ़ाएं आपको, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है ए मिनिमम रेट ऑफ रिम्यूनरेशन विच शैल, अभी हम आपको दिखा भी देंगे कहाँ पढ़ाए हैं। ए मिनिमम रेट ऑफ रिम्यूनरेशन विच शैल बी अप्लाइड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग ऑन पीस वर्क फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉय ए मिनिमम रेट ऑफ वेजेज ऑन ए टाइम वर्क बेसिस अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 इज नोन एज। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, कहाँ गया हिंदी वाला। बोला न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन ऐसे कर्मचारी की जो मात्रा अनुपाती काम पर नियोजित है, मात्रा मतलब कितना वो काम करेगा, कितना वो सामान बनाएगा, मात्रा बनाएगा, उसके अनुसार उसको तनख्वाह देंगे, ठीक है। जो मात्रा अनुपात काम पे नियोजित है उसमें वो काम कर रहा है, नियोजित उसी तरह लिया गया। फिर बोल रहा है काला अनुपाती काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जो उन कर्मचारियों की दशा में लागू होगी।
बोल रहा है कोई व्यक्ति मात्रानुपाती काम पर लिए थे, लेकिन उनका जो वेज है वो हम लोग दे रहे हैं टाइम बेसिस पे, कि कितना वो दिया है ना, कि जो उन हाँ, मजदूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, जो कालानुपाती काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जो उन कर्मचारियों की दशा में लागू होगी। तो कोई व्यक्ति को जो नियोजित किया गया, नौकरी पर जो रखा गया है, एम्प्लॉयड किया गया है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, नौकरी पे जो रखा गया है, एम्प्लॉयड किया गया है, वो पीस वर्क पे कितना पीस का वो बनाएगा सामान, उसके आधार पर उसको मिनिमम वेज देंगे। फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉय मिनिमम, तो फिर मिनिमम जो रेट ऑफ वेज उसको दिया जाएगा टाइम वर्क बेसिस पे, मिनिमम वेज एक्ट के अंडर में वो कैसे दिया जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो उसको एम्प्लॉय किया गया है पीस वर्क में, लेकिन जो पेमेंट किया जा रहा है वो टाइम पे किया जा रहा है। ठीक है, टाइम रेट पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, वो है मिनिमम वेज एक्ट का। मैंने आपको बताया दो टाइप से पेमेंट होता है, एक टाइम बेसिस पे और एक पीस बेसिस पे। लेकिन किसी को अगर एम्प्लॉय किया गया है पीस पे और उसको दे रहे हैं टाइम पे, इसका मतलब टाइम वाला क्या होगा, गारंटी होगा, भाई तुमको टाइम पे मिलेगा, मतलब टाइम के हिसाब से मिलेगा कितना घंटा तुमने काम किया। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जो मिनिमम वेजेज एक्ट है उसके अंडर मिनिमम वेजेज जो डिसाइड होता है, एक तो होता है टाइम रेट पे कि आपने कितना जो है घंटा काम किया, दूसरा होता है पीस रेट कि आपने कितना सामान बनाया। ठीक, और एक होता है गारंटी टाइम रेट। गारंटी टाइम रेट मतलब वो पीस वर्कर के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, मान लीजिए उसने जो है सामान बनाया कम, तो उस हिसाब से उसका जो मिनिमम वेज आ रहा है वो आ रहा है 200 रुपये। ठीक है, लेकिन जो टाइम के अनुसार वो टाइम जो है बराबर किया, टाइम 5 घंटा किया, लेकिन जो पीस के हिसाब से उसका 200 आ रहा है, लेकिन टाइम के हिसाब से उसका मिनिमम वेज उसका आ रहा है 300 रुपये। तो उसको कितना दिया जाएगा, 300। ठीक है, वही ये क्वेश्चन दिया है, उसको बोलते हैं गारंटीड टाइम रेट। क्या बोलते हैं, गारंटीड टाइम रेट। ठीक है, तो वही बोल रहा है, किसी को अगर हम लोग पीस वर्कर पे रखे हैं, ठीक है, सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉय मिनिमम रेट ऑफ वेज ऑन ए टाइम बेसिस, लेकिन टाइम वर्क बेसिस पे उस पर डिसाइड हो रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, बाकी मिनिमम पीस रेट आपको समझ में आ गया, मिनिमम टाइम रेट समझ में आ गया। गारंटेड पीस रेट तो नहीं हो, गारंटेड पीस रेट तब होता है जब उसको हम लोग टाइम पे लेते हैं, टाइम रेट पे, और पीस के अनुसार उसका जो है, पीस के अनुसार ज़्यादा आता है, टाइम के अनुसार कम आता है, तो उसको पीस रेट होता है, गारंटेड पीस रेट। इसमें गारंटी जो दिए हैं वो टाइम पे दिए हैं, इसलिए गारंटेड टाइम होगा। ठीक है, अब देखिए ये सब हमने कहाँ आपको पढ़ाया है, देखिए ये मिनिमम वेज हमने आपको पढ़ाया है, 15 सितंबर का क्लास आप देखेंगे, ये सब आपको मिल जाएगा। जो ईपीएफओ का आप जो देखे हैं ना डेली क्लास का जो प्लेलिस्ट बना, मिनिमम वेज वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, पेमेंट ऑफ वेजेज एट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहीं को जब हमने डिटेल में इसका सॉल्यूशन भी कराया था, देखिए अभी आपको दिखाते हैं, कोई भी चीज़ हम हवा में नहीं बोलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, मिनिमम वेजेज एक्ट। ठीक है, पढ़ा है ना, देखो बात की है ना, वेज फॉर पीस वर्क, टाइम रेट फॉर पीस वर्क, यहाँ की नहीं, टाइम रेट टू बी फिक्स्ड फॉर वर्कर पेड बाय पीस, जिसको पे पीस से मिलता था उसके लिए टाइम रेट अगर फिक्स है तो मिनिमम टाइम रेट के अनुसार दिया जाएगा। यही क्वेश्चन तो पूछा था, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, नहीं ना। उसके बाद आप देख लीजिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर आगे, ये नीचे वाला है, कहाँ गया ये इधर है, ये देखो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपने देख लिया। ठीक है, 21,000 वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, और जो हमने पढ़ा है उससे आराम से आपको बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो दो तरफ लिस्ट है, एक तरफ लिस्ट 1 एक तरफ लिस्ट 2 है। प्रोविजन दिया है रिकवरी ऑफिसर, और कौन सा कानून दिया है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, कंपल्सरी इंश्योरेंस, मिनिमम वेजेज एक्ट, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, सब्सिस्टेंस अलावेंस,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रिकवरी ऑफिसर होता है, ठीक है, वो ईपीएफ एक्ट के अंडर में होता है, मतलब ए का 4 होगा, ए का 4 होगा तो ये ऑप्शन चला गया, राइट। उसके बाद अब देखिए, जब इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट पढ़ाए थे, ठीक है, अभी हम आपको दिखा भी देंगे, तो उसमें सब्सिस्टेंस अलावेंस का हमने बात किया था, ठीक है, तो सब्सिस्टेंस जो अलावेंस है वो इसी के तहत दिया जाता है, मतलब डी का 1 होगा। अब ये तो भाई ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ए और बी है अभी तक। उसके बाद है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, अच्छा आप तो बन जाएगा। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका मिनिमम वेजेज एक्ट के अंडर में है, क्योंकि उसी के अंडर में बताया गया शेड्यूल वेड्यूल के बारे में, ठीक है कि नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, हो जाएगा 4 का, ए का 4, डी का 1 और सी का 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए कि कहाँ आपको बताएं। तो सबसे पहले ईपीएफ एक्ट वाला जो है उसमें आप देखिए, ईपीएफ एक्ट कहाँ गया, ये 1 मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इशू ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट, ठीक है, पीएफ ड्यूज कैन बी रिकवर्ड, और रिकवर कौन करेगा, रिकवरी ऑफिसर, दिख रहा है आपको डायरेक्ट भी, रिकवरी सर्टिफिकेट रिकवर्ड, ठीक है, राइट, सिंपल, ठीक है, दिखा दिया आपको, रिकवरी ऑफिसर दिखा दिए, ठीक है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट सिंपल है, मिनिमम वेज एक्ट वाला, ठीक है, तो सी का तो 2 होगा, बाकी आपका आंसर बन जाएगा, है ना, सी का 2 और बाकी ये, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बोल रहा है 29 में बोल रहा है एडल्ट वर्कर हु हैज ज्वाइंड ऑन 1 जनवरी 2022 in a factory and worked for 220 days during the year has been laid off for 25 days as per a standing order during the year. How many days of the leave with wages shall be entitled to during the calendar year? ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक साल में अगर आपने 240 डेज से अधिक अगर काम किया है तो हर 20 डेज के लिए आपको, जितना दिन काम किया हर 20 दिन के लिए आपको एक छुट्टी मिलेगा, ये आपको बताया था, आपको याद होगा, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, फैक्ट्री एक्ट में आपको बताए थे, आपको दिखा देते हैं। देखिए जब आप 17 सितंबर का क्लास देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने फैक्ट्री एक्ट के बारे में देखा था, ठीक है, क्वेश्चन लिया था और फिर सॉल्यूशन दिया था डिटेल में। देखिए पूरा बताए थे और हमने छुट्टी का भी प्रावधान बताया था, मुझे याद है हमने बताया है। हाँ यहाँ देखो, हर 20 डेज के लिए आपको एक छुट्टी मिलेगा, लिखें, ठीक है। और अब देखिए, तो यहाँ बोल रहा है कि 220 डेज वो काम किया है, ठीक है, और 25 दिन उसको लेड ऑफ किया गया है, लेकिन वो स्टैंडिंग ऑर्डर का है, ठीक है। जब भी वो कोई व्यक्ति जो है छुट्टी लेता है, ले ऑफ के टाइम अगर वो छुट्टी हो जाता है उसका, ले ऑफ मतलब टेम्पररी उसका जो है नौकरी से हटाया गया है, क्योंकि उस समय मैंने आपको ले ऑफ के बारे में पहले ऑलरेडी बता दी, और वो ऑथराइज तरीका से, या फिर वो छुट्टी लिया है जो उसको दिया गया था वो, ठीक है, छुट्टी वो लिया है जो दिया गया था, ठीक, और जिसको अर्नड लीव बोलते हैं, तो अर्नड लीव भी इसमें इंक्लूड होता है, और मैटरनिटी लीव 12 वीक्स तक भी इन महिला के लिए इंक्लूड है, ठीक है, तो टोटल जो 25 डेज है वो छुट्टी उसमें इंक्लूडेड होगा, है ना, जैसे 220 डेज तो वो काम किया ही है, बाकी 25 डेज उसको जो है ले ऑफ किया गया, तो वो भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, जितना दिन एक्चुअली वो काम किया है, इसके अलावा वो अगर मैटरनिटी लीव पे रहता है कोई व्यक्ति, व्यक्ति मतलब महिला, या फिर अर्नड लीव पे दोनों महिला पुरुष, या ले ऑफ, तो भी उसको हम लोग जितना दिन एक्चुअली वो काम किया और जितना वो दिन उसको ले ऑफ किया गया या फिर अर्नड लीव पे था, उसको भी हम लोग टोटल वर्क में, टोटल जितना दिन काम किया उसमें जोड़ेंगे,
तो कितना होगा 245 होगा। अब हमको पता है हर 20 डेज के लिए उसको एक दिन ऑथराइज्ड लीव मिलता है, ठीक है, हर 20 डेज के लिए एक दिन ऑथराइज्ड लीव मिलता है। तो 245, अब उसको देखो, ये जो कंडीशन है, ये जो हमने बताया ना 20 डेज के लिए एक लीव, वो तब होगा जब वो मिनिमम 240 डेज साल में काम करना चाहिए। तो हम तो देख रहे हैं 245 डेज से अधिक काम वो किया है, ठीक है। इसका मतलब हर 20 डेज के लिए उसको एक डे का छुट्टी मिलेगा। 245 डेज के लिए कितना मिलेगा, 245/20 मतलब कितना होगा, 12.25 दिन होगा। 12.25 दिन को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना होगा, 12 दिन। अगर ऑप्शन 13 होता तो 13, 12 मेनली 12 ही होगा। 12 पॉइंट कितना आएगा, 25 आएगा, मतलब 12 दिन और 0.25 डेज मतलब 6 आवर्स, ठीक है। तो मोटा मोटी कितना होगा, तो अगर 0.5 से अगर होता है 12.51 होता है, तो मतलब 0.5 से अधिक है तो हम इसको 13 डेज बोलते हैं। लेकिन जो कि 0.5 से कम है 12.25 है, इसलिए होगा 12 डेज ही। आंसर होगा बी, सी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वही मान लो अगर बच्चों के लिए पूछ देता, बच्चा काम करे, यहाँ पे एडल्ट लिखा हुआ है, मान लो वहाँ चाइल्ड कर देता, तो चाइल्ड के लिए है कि हर 15 दिन पे एक छुट्टी, उसका भी कंडीशन वही है 240 डेज वाला, ठीक है। और एक साल में कितना छुट्टी एकोमोलेट हो सकता है एक साथ, 30 डेज, और चाइल्ड जो है वो 40 डेज, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, और ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। एक्ट 1946, स्टैंडिंग ऑर्डर शैल कम इनटू ऑपरेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द appellate authority आर सेंट टू द एम्प्लॉयर एंड टू द ट्रेड यूनियन। बोल रहा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के तहत, ठीक है, कितने दिन बाद एक बार अगर अपीलेट अथॉरिटी जो है अपना कॉपी एम्प्लॉयर को भेज देता है, तो उसके कितने दिन बाद जो है ये आपका ऑर्डर जो है वो लागू हो जाएगा, ठीक है। देखो, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ाया है बहुत अच्छा। तो जब अब क्लास नंबर 25 अक्टूबर का दोस्तों देखेंगे, 25 अक्टूबर का जो क्लास है, ठीक है, और ये क्लास, तो जब जीरो आइए चैनल पे आप आइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप जब जाइएगा डेली 3000+ MCQ वाला प्ले लिस्ट में, है ना, ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जब जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाला प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो उसमें आप देखिएगा, देखो डे वाइज दिया है 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, है ना, ऐसे करके 18 सितंबर, और टॉपिक भी दिया हुआ है, थंबनेल में लिखा हुआ है लेबर लॉ का, ये सेकंड लेक्चर जो है लेबर लॉ का है, थर्ड जो है वो लेबर लॉ का है। तो ऐसे ऐसे जो लेबर लॉ का लेक्चर है उसको एक साथ आप देख लीजिए, ठीक है, जितना भी होगा, इस तरह से लेबर लॉ का खत्म हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग का देख लीजिए, इंग्लिश का देख लीजिए, है ना, इंग्लिश का ये देखना है, प्लस जो प्लेलिस्ट हमने और कराया है ना, ये वाला प्लेलिस्ट इंग्लिश का, ये देखो, ये कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री का भी देखो, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का भी अलग से हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में हमने पढ़ाया है ये, एक मॉडर्न का है और एक आपका ये है, ठीक है। बाकी ये ज़रूर करना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसमें मैं लेक्चर जो आता है डेली बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं आपको हमने कहाँ कराया था आपको। तो यहाँ देखिए हमने आपको कराया था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, 25 अक्टूबर के दिन कराया था। और इसमें फिर आप जब नीचे आइएगा, ठीक है, तो हमने आपको बताया था सारा अपील उपील करने का पूरा प्रोविज़न, और ये टेबल बना के भी बताया था कि कौन अपील कर सकता है, ठीक है, कब अपील कर सकता है, 30 डेज में, ठीक है, कहाँ कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है। फिर अपीलेट अथॉरिटी का ये पावर है, ठीक है, उनका डिसीजन फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये डिसीजन दे देते हैं तो 7 दिन के अंदर ये कॉपी भेजते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया भी था, देखो, कि अगर ये ऑर्डर दिए शुरू में, हमारा जो ऑफिसर जो है वो ऑर्डर अगर दे दिया, ठीक है, और कोई अगर उस पे अपील नहीं किया, ठीक है, तो उसके बाद वो जब वो अपना कॉपी जो है दोनों पार्टी को मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को भेज देता है तो 30 डेज तक, ठीक है, वो लागू हो जाता है 30 डेज के बाद। मतलब कहने का मतलब है कि स्टैंडिंग ऑर्डर अगर सर्टिफाई कर दिया अथॉरिटी ने और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने, ठीक है, के पास कॉपी भेज दी, ठीक है, और उसके बाद 30 डेज के बाद कोई अपील नहीं हुआ 30 डेज तक, तो वो लागू हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कॉपी भेजा गया और कॉपी भेजने के बाद अपील हो गया कि नहीं, ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो है हम उससे एग्री नहीं करते हैं,
तो फिर वो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करेंगे, ठीक है, अपीलीय प्राधिकारी के। अपील प्राधिकारी जो है फिर वो चेंज करेगा स्टैंडिंग ऑर्डर को, और स्टैंडिंग ऑर्डर को चेंज करने के बाद उसका जो कॉपी है वो भेज देगा किसको, दोनों को, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी, फाइनल है ये, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद 7, जब ये कॉपी भेजेगा तो 7 डेज के अंदर वो जो है लागू हो जाएगा। तो अगर अपील नहीं हुआ है तो 30 डेज वाला कंडीशन है, और अगर अपील हो गया है तो फिर उसका कॉपी जब वो भेज देंगे 7, तो उसके 7 दिन के अंदर वो लागू हो जाएगा, 7 दिन के बाद। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, तो आपको दिख रहा होगा, कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये सारा चीज़ आपको हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या पूछा है, वो बोल रहा है कि अपीलेट अथॉरिटी मतलब अपील हुआ है, तो अपील हुआ है तो क्या कंडीशन है, 7 डेज, तो ये आंसर हो जाएगा 30 का ही। टफ क्वेश्चन नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही आसान आएगा, लेकिन आपको वो याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ अनऑर्गेनाइज सोशल वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है, असंगठित मजदूर, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 में हमने बताया था, दो सिक्योरिटी बोर्ड बताया, एक नेशनल लेवल पे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और स्टेट लेवल पे स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, उसका स्ट्रक्चर भी बताया था हमने 777 ऐसे करके। तो इसी क्लास में हमने पढ़ाया था दोस्तों, अनऑर्गेनाइज सोशल, कहाँ है वो, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, हाँ ये रहा, अनऑर्गेनाइज, देखिए एक मिनट, एक्ट का नाम देख लिया उसके बाद, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, इसका जब नीचे हमने आपको बताया था और हाईलाइट भी करवाए थे, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है, इसको बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सेंटर की तरफ से। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे कि कितने लोग जो होंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, सॉरी दिया हुआ है ना, क्या लिखा है कि नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी जो बोर्ड होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करता है। तो सबसे पहले देखो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में होता कौन कौन है, तो 7 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के, इसको कौन नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 7 ये हो गए। फिर एम्प्लॉयर के 7 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कौन नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सिविल सोसाइटी और मेंबर के होंगे 7, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 एमपी करेगा, 2 लोकसभा और एक राज्यसभा, तो भाई 2 लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी होंगे, ठीक है, उसके बाद 5 स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और 5 स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव्स होगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, तो ये तो नहीं होगा। अब है टोटल कितना, 777, कितना हो गया 21, और 5 सेंट्रल गवर्नमेंट वाला तो होगा ही, +5 मतलब कितना होगा 26। ठीक है, अब ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन देखते हैं, 18 होगा नहीं, 20 होगा नहीं, 24 है और 26 है, आंसर क्या होगा 26। ठीक है, अगर ऑप्शन में 29 होता तो 29 भी हो सकता था, क्योंकि 3 एमपी को भी इसमें है, 2 लोकसभा से, एक राज्यसभा से। ठीक है, राइट, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन चूंकि ये लोग को नॉमिनेट किया जा रहा है, लेकिन एमपी तो भाई वो तो इलेक्शन उनका होता है, तो उनका तो नॉमिनेशन हो सकता है कि कोई और करता होगा, लेकिन मोटा मोटी देखने से लग रहा है कि 777 और ये 5 मतलब 26 वाला ही सही है ना, जो यूपीएससी माना है। उसी तरह से आपको स्टेट से सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होता है, उससे भी पूछ सकता है, तो उसमें आपको क्या जोड़िएगा, 7 रिप्रेजेंटेटिव अनऑर्गेनाइज वर्कर, 7 ये और 5 एमिनेंट और ये, तो इसका भी 26 ही है, इसमें 2 एमएलए भी रहते हैं, तो वो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप कि जो जो पढ़ाते हैं उसी से आता है क्वेश्चन, कुछ अलग से आपको नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नॉट ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, 2008 पढ़ लेते, बोला अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट अंडर में कौन कौन सा स्कीम इसमें से तीनों चारों में से नहीं है, और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जन श्री बीमा योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखो दोस्तों, जब हमने आपको ईपीएफ एक्ट पढ़ाया था तो उसमें हमने चर्चा किया था कि जो ईपीएफ एक्ट है उसके अंदर 3 स्कीम है,
और ये हमने जो क्लास लिया था वो लिया था 15 सितंबर को, और हमने बताया था ईपीएफ एक्ट के बारे में कि जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ पे ये लगता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अनऑर्गेनाइज वर्कर वहाँ होता है जहाँ लेस देन 10 एम्प्लॉय होते हैं, 10 एम्प्लॉय से कम, मोटा मोटी यही हम लोग अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, तो मतलब अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए ये आपका ईपीएफ का एक्ट नहीं है, सिंपल। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। उसके बाद देखो, यहाँ हमने आपको बताया था कि ईपीएफ एक्ट के अंडर में 3 स्कीम है, बताया था ना। एक है आपका प्रोविडेंट फंड स्कीम, एक है फैमिली पेंशन स्कीम, जिसको बाद में नाम चेंज होके हो गया आपका पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। जैसे आप देखिए, फैमिली पेंशन स्कीम जो है उसका नाम चेंज होके क्या हो गया, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। तो जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है वो किसका पार्ट है, वो तो भैया ईपीएफ का पार्ट है इसका। और ईपीएफ किसके लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है यही आंसर होगा, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में नहीं होगा, ये तो आपका ईपीएफ एक्ट के अंडर में। क्लियर है ना। ज़्यादा घबराना नहीं है कि क्या क्या पूछ रहा है, जो सिलेबस में है वही पूछ रहा है, जो और ये सब हमने आपको पढ़ाया है ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देके अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, अभी भी 1 महीना टाइम है। आप खाली दिन भर पढ़ते रहिए, पीडीएफ को रटते रहिए। ठीक है, और क्लास जो डेली हो रहा है उसको अटेंड करते रहो। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बाकी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट shall be the appellate authority under the APF and Fund and Miscellaneous Provision Act 1952। बोला इनमें से कौन सा अथॉरिटी को अपील प्राधिकरण के रूप में जो है अपॉइंट किया जाता है ईपीएफ एक्ट के अंडर में। मतलब ईपीएफ एक्ट के अंडर में अगर कोई आपको शिकायत है किसी से, कोई ऑर्डर दिया अधिकारी, उससे शिकायत है तो अपील कहाँ करिएगा, क्या ईपीएफ फंड एक अपीलेट ट्राइब्यूनल में कीजिएगा, या नेशनल ट्राइब्यूनल में, या लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में, या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया है, दिखा देते हैं। सारा चीज़ का जब तक प्रूफ नहीं देंगे तो फिर आपको भी विश्वास नहीं होगा, ठीक है, कि सही बोल रहे हैं कि नहीं, इसलिए प्रूफ देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दिखाते हैं कहाँ दिए हैं प्रूफ। देखो, ये आपका ईपीएफ एक्ट है, दिख रहा है ईपीएफ एक्ट। अब इसमें जब नीचे आए थे हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, और अंडरलाइन भी कराए थे कि फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पीएफ अथॉरिटी ईपीएफ अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, 33 का ये। डिटेल में बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहे हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए फीमेल एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू लीव विथ वेजेज एज मैटरनिटी बेनिफिट फॉर गिविंग बर्थ टू थर्ड चाइल्ड। तुरंत पढ़ के नहीं समझ, मतलब मार देना है, ध्यान से पढ़ना है क्या बोल रहा है कि वैसे फीमेल एम्प्लॉय जो, उसको कितना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर में कितना दिन का छुट्टी मिलेगा, किसके लिए, तीसरा बच्चा के लिए। शुरू के 2 बच्चे के लिए 26 वीक है, ठीक है, या फिर अडॉप्ट कर रहे हैं तो 12 वीक है, और तीसरा बच्चा के लिए भी 12 सप्ताह है। तो कितना आंसर होगा, 12 वीक। ठीक है, डिटेल में हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ प्रूफ होना चाहिए ना। तो देखिए, क्लास नंबर 3 है, और ये क्लास हुआ था आपका 17 सितंबर को, दिख रहा है। उसका जब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखे लिए थे तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लिए थे, और फिर डिटेल में हमने आपको डिस्कशन कराया था। ठीक है, ये रहा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको सब चीज़ दिख जाएगा। देखो, इसमें हम लोग, हमने आपको बताया था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 में 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक कर दिया। लेकिन अगर 2 या 2 से सर्वाइविंग चिल्ड्रन अधिक है, फॉर 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन, तो लिमिटेड टू 12 वीक, तो 12 वीक का है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसी तरह से अगर आप एडॉप्ट कर रहे हैं बच्चा को तो 12 वीक का दिया जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, बाकी ये क्रेच वेरेच हमने बताया था। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड, 2 या 2 से अधिक के लिए नहीं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड के लिए 26 वीक, थर्ड चाइल्ड के लिए 12 वीक,
अडॉप्ट कर रहे हैं अगर आप चाइल्ड, अगर उसका एज 3 मंथ से छोटा है बच्चा, वो 12 वीक, कमीशनिंग मदर के लिए 12 वीक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ठीक है, तो ईपीएफ एक्ट के बारे में बोल रहा है कि कौन सा जो है सही नहीं है। राइट में प्रोविजन फॉर द पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, बताइए पेंशन और फैमिली पेंशन के बारे में है कि नहीं है। राइट में प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है। और द प्रोविजन ऑफ दैट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉइंग 50 और मोर पर्सन वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर। बोल रहा है कि ये जो एक्ट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं लगेगा अगर वहाँ पे 50 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं या 50 अधिक बिना पावर के। और नेक्स्ट बोल रहा है द कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक वे डियरनेस एंड रिटेनिंग अलाउंस। यही तो है, जो आपका कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर देता है वो किसका देता है, 12% ऑफ द बेसिक प्लस डीए प्लस आरए रिटेनिंग अलाउंस। बताया था ना, ये भी सही है, मतलब यही वाला गलत है। इसका मतलब जो ईपीएफ एक्ट का जो प्रोविजन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगता है अगर वहाँ पे 50 या 50 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं और बिना पावर के। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। 35 का आंसर होगा सी। अब देखिए ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है, आपको दिखा देते हैं। अब बोलिएगा सर हमको तो पता ही नहीं था, आप पढ़ाए हैं। यहाँ पे देखो, हवा में बात नहीं बोलना चाहिए। प्रूफ, सर प्रूफ दिखाइए। हाँ देखिए प्रूफ, देखो क्लास 0 इसका है लेबर लॉ एमसीक्यू का, किस दिन हमने लिया है, फर्स्ट क्लास ही लिए थे आपको, 15 सितंबर का टॉपिक था लेबर लॉ। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर जो अब देखिए जो सेकंड है वो ईपीएफ एक्ट पे है। इसका सॉल्यूशन देखिए डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। एक मिनट जल्दी आ जाओ। हाँ ये आया। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, 12% ऑफ बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंस, है कि नहीं। हो गया, मिल गया जवाब। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला भी हम बताएं कहीं पे, हमको याद है हमने आपको बताया है। ठीक है, कहीं हमने बताया है, ये हमें याद है। ठीक है, या फिर हमने डिस्कशन डिस्कशन उसको भी कराए हैं, हमको याद है, ये डिटेल में हमने इसको पढ़ाया भी है। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं, कल हम लोग आगे को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, बस अभी कंटिन्यू करिए क्लास, पीवाईक्यू भी डिस्कशन करेंगे। और जब आप ये जो 0 इसका जो प्लेलिस्ट है ना, ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, 0 का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला, उसको आपको मल्टीपल टाइम देखना है। ठीक है, इसी में सारा क्लास ऐड हो रहा है। इसके अलावा स्पेसिफिक रूप से आप इंश्योरेंस है तो वो देख लीजिएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, दिख रहा है आपको, अकाउंटिंग। तो आप अभी थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाइए पढ़ने का और पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगर आप इसको भी खाली करके जा रहे हैं ना तो आपको तैयारी बहुत हो जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इसको देख लीजिए, खासकर जो साइंस है। ठीक है, साइंस, इंश्योरेंस देख लीजिए, पॉलिटी ये सब देख लीजिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपको इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग ये सब हो जाएगा कवर। बाकी आप सोशल सिक्योरिटी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, और इंश्योरेंस हो गया, वो सब इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर भी आपका इसी में सब हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं और कल से थोड़ा क्लास लंबा रखेंगे। अब क्लास लंबा लंबा होगा, 2-3 घंटे का। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। डेली आपका 10 बजे क्लास होता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है।